अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें मुगल साम्राज्य के एक ऐसे बादशाह की कहानी में ले जाते हैं जिसका नाम सुनते ही मतलब कई तरह की बातें दिमाग में आती हैं। बिल्कुल, दो एकदम अलग अलग तस्वीरें बनती हैं। हाँ, एक तरफ तो लोग उसे कट्टर और मंदिर तोड़ने वाला कहते हैं और दूसरी तरफ वही आदमी एक जिंदा पीर भी है जो बहुत सादा जीवन जीता था। और आज हम इन्हीं परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि उसे समझने की और हाँ, याद करने के मजेदार तरीके भी खोजेंगे। तो चलिए इस उलझी हुई लेकिन दिलचस्प शख्सियत को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से, औरंगजेब का पूरा नाम था मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। हाँ, और यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। इस नाम को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अच्छा, सोचिए, वो एक मुहिम पर निकला था, किस चीज की मुहिम? दीन यानी इस्लाम को फैलाने की। तो मुहिम और दीन को मिलाकर बन गया मोहिउद्दीन। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मतलब नाम में ही उसका मकसद छिपा था। बिल्कुल। और उसका जन्म हुआ था 1618 में दोहाद में, जो उज्जैन के पास है। माँ का नाम तो खैर सबको याद है, मुमताज महल। हाँ, पर 1618 को याद रखने का भी एक देसी जुगाड़ है। बताइए बताइए। सोचिए कि औरंगजेब ने एक एक करके, मतलब एक एक, अपने भाइयों को रास्ते से हटाया। हाँ, और फिर 8 दिशाओं में अपना खौफ फैलाया। तो हो गया 1618। ये एक करके हटाया और 8 दिशाओं में खौफ फैलाया। 1618, कमाल है। याद रहेगा। अब आते हैं एक बहुत ही अनोखी बात पर। उसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, ऐसा क्यों? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, पहली बार हुआ जुलाई 1658 में आगरा में। ये तो सामूगढ़ की लड़ाई जीतने के बाद हुआ था ना? हाँ जी, बिल्कुल। वो बहुत जल्दबाजी में था अपनी सत्ता पर दावा करने के लिए। लेकिन दूसरी बार विधिवत तरीके से दिल्ली में हुआ। वो कब? वो हुआ जून 1659 में, जब उसने देवराई की लड़ाई में दारा शिकोह को पूरी तरह से हरा गया था। अच्छा, तो पहला वाला एक तरह से प्रोविजनल था और दूसरा फाइनल कह सकते हैं। और उसकी उपाधियां भी कम दिलचस्प नहीं है। आलमगीर, जिंदा पीर और शाही दरवेश। आलमगीर का मतलब तो साफ है, दुनिया को जीतने वाला। हाँ, लेकिन कहानी का असली मजा तो जिंदा पीर में है। वो क्यों? सोचिए, एक बादशाह जो शाही खजाने से अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करता। सच में? हाँ, वो टोपियां सिलकर और कुरान की नकलें बेचकर अपना खर्च चलाता था। इसीलिए लोग उसे जिंदा पीर या शाही दरवेश कहते थे। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसके लिए औरंगजेब सबसे ज्यादा जाना जाता है, उसकी धार्मिक नीति। उसका लक्ष्य था भारत को दार उल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना। मतलब काफिरों का देश से इस्लाम का देश बनाना। जी, और इसके लिए उसने कई कदम उठाए, जैसे सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। लेकिन क्यों? ये तो इस्लामी रिवाज था। तर्क ये दिया कि ये पवित्र शब्द लेन देन में गंदे हाथों में जाते हैं या पैरों के नीचे आ सकते हैं। अच्छा, और उसने नौरोज का त्योहार, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, ये सब भी बंद करवा दिया। हाँ, ये सब उसे गैर इस्लामी लगता था। यहाँ तक कि उसने दरबार में संगीत और नाच गाने पर भी रोक लगा दी। ये तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। वो खुद तो वीणा बजाने में बहुत माहिर था। बिल्कुल, ये उसकी शख्सियत का एक उलझा हुआ पहलू है। एक तरफ कलाकार और दूसरी तरफ एक कट्टर शासक। और समाज में शरीयत लागू करने के लिए उसने मुहतसिब नाम के अधिकारी भी नियुक्त किए। जी, ये एक तरह की नैतिक पुलिस थी जो लोगों के आचरण पर नजर रखती थी। और फिर आई टैक्स 1679 में उसने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया। हाँ, जिसे अकबर ने हटा दिया था। ये एक बहुत बड़ा कदम था। 1679, इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? बिल्कुल है। जजिया लगाकर उसने हिंदू जनता को एक कोने में साथ दिया नहीं बल्कि सताया। एक कोने में साथ नहीं दिया, सताया। 1679, ये तो याद रहेगा। और इसी के साथ तीर्थ यात्रा कर भी वापस आ गया। और फिर 1669 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया, जिसमें सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और मथुरा का केशव राय मंदिर प्रमुख थे। जी, ये फैसले उसकी नीति का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। जाहिर है, इतनी सख्त नीतियों का विरोध तो होना ही था। तो सबसे पहले बात करते हैं जाट विद्रोह की। हाँ, ये 1669 में हुआ था। इसकी कहानी बड़ी नाटकीय है। शुरुआत की गोकुला ने, लेकिन बाद में राजा राम ने इसे आगे बढ़ाया है ना? बिल्कुल। और राजा राम ने तो कुछ ऐसा कर दिया जिसने मुगलों को हिला के रख दिया। क्या किया था उसने? उसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूट लिया और अकबर की हड्डियों तक को जला दिया। क्या? ये तो मुगलों के लिए बहुत बड़ा अपमान था। बहुत बड़ा। बाद में इसी विद्रोह से चूड़ामण ने भरतपुर राजवंश की नींव डाली।
इसके बाद सतनामी विद्रोह और फिर सिख विद्रोह। हाँ, सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ, लेकिन सिख विद्रोह की वजह बहुत दिल दहला देने वाली है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत। जी, 1675 में जब सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों का समर्थन किया और इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। तो औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद करवा दिया। बिल्कुल। आज उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। और राजपूत भी चुप नहीं बैठे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर पर कब्जा करने की कोशिश की। तब दुर्गादास राठौर सामने आए। हाँ, वीर दुर्गादास राठौर। उन्होंने राजकुमार अजीत सिंह के साथ मिलकर मुगलों से 30 साल तक एक लंबी लड़ाई लड़ी। और तो और उसके अपने बेटे शहजादा अकबर ने ही बगावत कर दी। जी, 1681 में उसने दुर्गादास राठौर और शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ हाथ मिला लिया था। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। नहीं, वो असफल रहा। कहते हैं कि औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्षिण भारत में बिताए, 1682 से 1707 तक। हाँ, और इसी दौर को दक्कन का नासूर या डेकन अल्सर कहा जाता है। नासूर क्यों? क्योंकि इस जंग ने उसे और मुगल साम्राज्य दोनों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। उसका मकसद क्या था दक्कन में? 2 बड़े मकसद थे। पहला, बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों को जीतना, और दूसरा, मराठा शक्ति को पूरी तरह से कुचल देना। तो उसने बीजापुर और गोलकुंडा तो जीत लिए थे ना? हाँ, बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में। गोलकुंडा किले के बारे में तो कहा जाता है कि उसे लड़कर नहीं बल्कि रिश्वत देकर सोने की कुंजियों से खोला गया था। बिल्कुल। और मराठों से उसका संघर्ष तो वो एक अलग ही कहानी है। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। जी, जिसमें शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े। फिर 1686 में शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद किया गया। लेकिन वो अपनी चतुराई से भाग निकले। ये कहानी तो हम सब ने सुनी है। हाँ, लेकिन उसके बाद औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी गलती की। क्या? 1689 में उसने शिवाजी के बेटे संभाजी को पकड़कर बहुत क्रूरता से मार डाला और उनके बेटे शाहू को कैद कर लिया। उसे लगा होगा कि अब मराठा खत्म हो गए। यही उसकी भूल थी। संभाजी की मौत ने मराठों को और भड़का दिया। ये लड़ाई एक जन युद्ध बन गई और इसी नासूर ने औरंगजेब को खत्म कर दिया। और फिर 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसका मकबरा खुल्लाबाद में है। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कुछ ऐसे तथ्य हैं जो औरंगजेब की छवि को और भी जटिल बना देते हैं। जैसे कि उसी के राज में मुगल सेना में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। हाँ, ये बात हैरान कर देती है। लगभग 33%। ये तो अकबर के समय से भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये उसकी राजनीतिक मजबूरी और यथार्थवाद को दिखाता है। वो जानता था कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उसे हिंदू सरदारों के सहयोग की जरूरत है। और उसने अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा भी बनवाया। जी, औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी की याद में। इसे दक्षिण का ताजमहल या गरीब का ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि ये ताजमहल की एक कह सकते हैं कि फूहड़ नकल जैसा दिखता है। बिल्कुल, शायद ये उस वक्त की आर्थिक तंगी को भी दिखाता है। एक और दिलचस्प फैक्ट है दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद के बारे में। हाँ, लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आगरा वाली मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी और दिल्ली के लाल किले के अंदर वाली औरंगजेब ने। जी बिल्कुल। इसके अलावा उसने इस्लामी कानूनों का एक विशाल संग्रह फतवाए आलमगीरी तैयार करवाया। और उसी के समय में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसमें कुल 21 सूबे थे। हाँ, सबसे बड़ा साम्राज्य उसी के समय में था। चलिए अब सब कुछ एक बार जल्दी से दोहराते हैं। एक फटाफट रिवीजन। जरूर। पूरा नाम और जन्म। मुयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जन्म 1618, दोहाद। राज्याभिषेक 2 बार, 1658 आगरा, 1659 दिल्ली। उपाधियां आलमगीर और जिंदा पीर। जजिया कर। 1679 में फिर से लगाया। मंदिर 1669 में सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केशव राय जैसे मंदिर तोड़े गए। विद्रोह, जाट, सतनामी, सिख और राजपूत। दक्कन में जीत, बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687, मराठा संघर्ष, पुरंदर की संधि 1665 और संभाजी की हत्या 1689, मृत्यु 1707 अहमदनगर, निर्माण, बीबी का मकबरा और दिल्ली की मोती मस्जिद। और सबसे अनोखी बात, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार और सबसे बड़ा साम्राज्य। तो ये थी औरंगजेब की कहानी। एक ऐसा बादशाह जिसने साम्राज्य को सबसे बड़ा तो बनाया, लेकिन उसकी नीतियां ही शायद उसके पतन का कारण भी बनी।
बिल्कुल। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता उसकी राजनीतिक जरूरत थी या उसका व्यक्तिगत विश्वास? शायद इसी सवाल में मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन दोनों का रहस्य छिपा है। इस टॉपिक से इतना ही। जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 के बारे में। बिल्कुल, ये मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी है, एक ऐसे दौर की जब दिल्ली का तख्त तो था पर वो ताकत नहीं थी। हाँ, मतलब कैसे एक इतना विशाल साम्राज्य जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर राज करता था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सही कहा। तो चलिए मंच तैयार करते हैं। साल है 1707। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है और जैसा कि मुगलों की परंपरा रही है, तख्त के लिए उसके 3 बेटों में मुअज्जम, आजम और कामबख्श। हाँ, इन तीनों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। और इस जंग में 63 साल का मुअज्जम जीतता है और वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। यहीं से मतलब उत्तर मुगल काल की शुरुआत होती है। तो आज हम एक एक करके इन सभी बादशाहों की कहानी और उनके दौर की बड़ी घटनाओं को समझेंगे। और सिर्फ समझेंगे नहीं, कुछ मजेदार देसी जुगाड़ मतलब मेमोरी ट्रिक्स के साथ याद भी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं पहले बादशाह से। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक। नाम तो इनका बहादुर है, लेकिन मैंने सुना है कि इतिहास ने इन्हें कुछ और ही नाम दिया था। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। देखिए, बहादुर शाह अपने पिता औरंगजेब की तरह कट्टर नहीं था। उसकी नीतियां काफी उदार थीं। अच्छा। लेकिन वो प्रशासन से, अपनी सल्तनत से काफी हद तक बेखबर रहता था। उसे राजकाज में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। तो इसीलिए उसे एक उपाधि मिली। हाँ, इतिहासकार खफी खान ने उसे उपाधि दी शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर मतलब एक ऐसा राजा जिसे अपने ही राज की खबर ना हो। इसको याद रखने का तो एक सीधा सा जुगाड़ बन सकता है। क्या? जो बहादुर होते हैं वो अक्सर दुनिया के छोटी मोटी बातों से बेखबर रहते हैं। शायद वो बड़ी तस्वीर देख रहे होते हैं। हाँ, कह सकते हैं। उसने शांति स्थापित करने की कोशिश भी की थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तो उत्तराधिकार के युद्ध में उसकी मदद भी की थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के निधन के बाद तो हालात बदल गए थे ना? बिल्कुल, बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह उसे दबाने में पूरी तरह नाकाम रहा। ये दिखाता है कि केंद्रीय सत्ता कितनी कमजोर होने लगी थी। और 1712 में उसकी मौत के बाद तो हालात और भी बिगड़ गए। बहुत ज्यादा। तख्त पर बैठा जहांदार शाह, जिसका दौर 1 साल से भी कम का था। इसकी कहानी तो और भी अजीब है। जहांदार शाह का दौर मुगल सल्तनत के पतन का एक प्रतीक है। वो एक बिल्कुल अयोग्य शासक था। उस पर एक नर्तकी लाल कुंवर का बहुत ज्यादा प्रभाव था। कहते हैं कि दरबार के फैसले तक लाल कुंवर के इशारों पर होते थे। हाँ, और इसी वजह से दरबारियों और जनता ने उसे नाम दिया लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख, ये तो काफी कठोर उपाधि है। लगता है जहांदार शाह अपने जहां में ही खोया हुआ था, सल्तनत के जहां में नहीं। सही पकड़ा। शायद यहीं से हम इसे याद रख सकते हैं। जहांदार शाह जो लाल कुंवर के जहां में खोया रहा, वो लंपट मूर्ख कहलाया। बिल्कुल सही जुगाड़ है। हालांकि उसने एक महत्वपूर्ण काम जरूर किया। वो क्या? उसने औरंगजेब के समय से चले आ रहे जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अच्छा, ये वही कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था? जी, इसे हटाना एक बड़ा और सकारात्मक कदम था। लेकिन एक अच्छी काम से सल्तनत तो नहीं बच सकती। इसके बाद आया फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक। हाँ। इसकी कहानी थोड़ी अलग है। ये खुद गद्दी पर नहीं बैठा, इसे बिठाया गया था। ये किंग मेकर्स वाली क्या कहानी है? ये उत्तर मुगल काल का एक बहुत जरूरी पहलू है। इस दौर में 2 भाई थे, सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। हाँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि ये जिसे चाहते उसे बादशाह बना देते थे। इसीलिए इन्हें भारतीय इतिहास में किंग मेकर्स या सम्राट निर्माता कहा जाता है। मतलब बादशाह अब सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए थे, असली शक्ति तो इन भाइयों के हाथ में थी। बिल्कुल। अब्दुल्ला खां बना वजीर, मतलब आज के प्रधानमंत्री जैसा, और हुसैन अली बना मीर बख्शी यानी सेना का प्रमुख। तो सत्ता की दोनों चाबियां, प्रशासन और सेना, इनके ही हाथ में थी। हाँ, इन्होंने ही जहांदार शाह को हटाकर उसके भतीजे फर्रुखशियर को तख्त पर बिठाया। लेकिन फर्रुखशियर बहुत डरपोक और क्रूर था। इतिहास ने उसे नाम दिया घृणित कायर। अरे, इसके नाम से इसका जुगाड़ बन सकता है। कैसे? फर्रुख, जो शेर मतलब शेर जैसा नहीं बल्कि कायर था, हाँ, उसे घृणित कायर कहा गया। बिल्कुल। लेकिन इसके समय में एक ऐसी घटना हुई
जिसने भारत के भविष्य पर सबसे गहरा असर डाला। वो शाही फरमान वाली कहानी क्या है? हाँ, ये कहानी एक छोटी सी घटना से शुरू होती है जिसका नतीजा बहुत बड़ा निकला। 1715 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश डेलीगेशन दरबार में आया। और उनके साथ एक डॉक्टर भी था। हाँ, एक सर्जन, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। उस समय बादशाह फर्रुखशियर को एक बहुत ही दर्दनाक फोड़ा था जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। और डॉक्टर हैमिल्टन ने उसका इलाज कर दिया होगा? बिल्कुल। बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने बदले में कुछ मांगने को कहा। और अंग्रेजों ने क्या मांगा? व्यापार में छूट। अच्छा, 1717 में बादशाह ने एक शाही फरमान जारी किया। इस फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत दे दी। अपने सिक्के चलाने की भी? हाँ, और अपने सिक्के चलाने की भी। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि बस एक फोड़ा ठीक करने के बदले में किसी ने व्यापार के इतने बड़े अधिकार दे दिए? क्या बादशाह इतना नासमझ था? यही तो बड़ी बात है। ये दिखाता है कि मुगल बादशाह अब अंग्रेजों को एक रणनीतिक खतरे के तौर पर देख ही नहीं रहे थे। उन्हें लगा ये सिर्फ व्यापारी हैं। और उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये छोटी सी छूट भविष्य में कितनी घातक साबित होगी। एक फोड़े ने वाकई भारत की किस्मत बदल दी। और इस साल 1717 को याद रखने का भी एक जुगाड़ है। बताइए। एक-एक करके साथ-साथ, मतलब 1717, अंग्रेज भारत में अपनी पकड़ मजबूत करते चले गए। बहुत बढ़िया। वैसे फर्रुखशियर ने एक अच्छा काम ये भी किया कि उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। और इसी के समय में सिख नेता बंदा बहादुर को पकड़कर दिल्ली में मौत की सजा दी गई थी। तो सैयद बंधुओं ने जिसे बनाया उसे खत्म भी किया होगा? नहीं, बल्कि उल्टा हुआ। फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं के खिलाफ साजिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ। तो फिर सैयद बंधुओं ने ही उसे मरवा दिया। इसके बाद उन्होंने 2 और बादशाहों को कुछ महीनों के लिए गद्दी पर बिठाया, लेकिन उनकी बीमारी से मौत हो गई। फिर वे लाए मोहम्मद शाह को। अच्छा, अब आते हैं उस बादशाह पर जिसका नाम सुनते ही रंगीनियां याद आ जाती हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ, जिसका शासनकाल काफी लंबा था, 1719 से 1748 तक। इसका असली नाम तो रोशन अख्तर था, है ना? जी, ये राजकाज से ज्यादा नाच गाने, महफिलों और ऐशो आराम में डूबा रहता था। उसे सल्तनत की कोई फिक्र ही नहीं थी, इसीलिए उसका नाम रंगीला पड़ गया। इसके नाम का भी एक मेमोरी ट्रिक बन सकता है। हाँ, रोशन अख्तर ने अपनी सल्तनत का भविष्य अंधकार में डालकर अपना जीवन रंगीला बना लिया। बिल्कुल सटीक। और जब बादशाह रंगीनियों में डूबा हो, तो सल्तनत तो बिखरेगी ही। तो सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले तो उसने उन्हीं सैयद बंधुओं का अंत करवाया जिन्होंने उसे गद्दी पर बिठाया था, ताकि वो आजादी से हुकूमत कर सके। लेकिन इसका नतीजा तो उल्टा हुआ होगा। हाँ, साम्राज्य और तेजी से टूटने लगा। 1724 में उसी के सूबेदार चिनकलिच खां, जिसे निजामुल मुल्क भी कहते हैं, उसने दक्कन में हैदराबाद नाम की एक आजाद सल्तनत बना ली। अवध और बंगाल भी लगभग आजाद हो गए। मतलब केंद्र इतना कमजोर हो गया कि सूबेदार खुद को बादशाह समझने लगे। लेकिन सबसे बड़ी तबाही तो बाहर से आई है ना? हाँ, सबसे बड़ी तबाही आई 1739 में, जब मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में अपनी महफिलों में व्यस्त था। तब ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया। और करनाल की लड़ाई में मुगल सेना, जो कभी अजेय मानी जाती थी, वो बुरी तरह हारी। और फिर नादिर शाह ने दिल्ली में जो किया वो तो इतिहास का एक काला अध्याय है। उसने दिल्ली में भयानक कत्लेआम करवाया और जाते जाते वो मुगलों की 200 साल की शान, शाहजहां का बनवाया हुआ मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस और दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भी अपने साथ ईरान ले गया। इस हमले ने मुगल साम्राज्य की इज्जत और ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। नादिर शाह के लिए भी एक मेमोरी ट्रिक है। नादिर शाह इतना शातिर था कि वो तख्त और हीरा दोनों ले गया। बिल्कुल। इसी दौर में एक और दिलचस्प बात हो रही थी। जब दिल्ली में सब कुछ बर्बाद हो रहा था, तब जयपुर के राजा सवाई जयसिंह विज्ञान और कला को बढ़ावा दे रहे थे। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। सवाई जयसिंह सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने 5 जगहों पर जंतर मंतर नाम की वेधशालाएं बनवाईं। ऑब्जर्वेटरीज। हाँ, ये 5 जगह हैं: दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। और इन्हें याद रखने का कोई जुगाड़? एक शानदार जुगाड़ है। DJ इन UBM। D से दिल्ली, J से जयपुर, U से उज्जैन, B से बनारस और M से मथुरा। बहुत खूब। उन्होंने जिज मोहम्मद शाही नाम का एक ग्रंथ भी लिखा, जो नक्षत्रों की गणना पर आधारित था। तो मतलब
मुगल सल्तनत का सूरज डूब रहा था, लेकिन भारत के दूसरे हिस्सों में नई सुबह हो रही थी। कह सकते हैं रंगीला के बाद तो पतन की रफ्तार और तेज हो गई होगी। बहुत तेज। अगला बादशाह था अहमद शाह, 1748 से 1754 तक। और विडंबना देखिए, बादशाह का नाम अहमद शाह और हमला करने वाले अफगानिस्तान के शासक का नाम भी अहमद शाह अब्दाली। हाँ, जो नादिर शाह का ही सेनापति था। अब्दाली ने पंजाब और मुल्तान पर कब्जा कर लिया और मुगल कुछ नहीं कर पाए। और इसके बाद आलमगीर द्वितीय के आलम में, यानी उसके शासन में, 1754 से 1758 तक। तो अंग्रेजों ने वो किया जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। सही पकड़ा। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली उत्तर से हमला करके दिल्ली तक आ धमका, और दूसरी तरफ 1757 में बंगाल में अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई जीती। और यही वो लड़ाई थी जिसने भारत पर उनके कब्जे की नींव रख दी। और मुगल बादशाह दिल्ली में बैठा बेबस देखता रहा। तो हम कह सकते हैं आलमगीर द्वितीय के आलम में प्लासी में भारत का भविष्य तय हो गया। बिल्कुल। अगला बादशाह था शाह आलम द्वितीय, जिसका दौर काफी लंबा था, 1759 से 1806 तक। ये शायद सबसे बदनसीब बादशाहों में से एक था। आप बिल्कुल कह सकती हैं। उसके समय में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये प्लासी से भी ज्यादा निर्णायक लड़ाई थी, है ना? हाँ, एक तरफ थी अंग्रेजों की सेना जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और दूसरी तरफ 3 भारतीय शक्तियों की मिलीजुली सेना, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। और इस बड़ी सेना के बावजूद वो हार गए, बुरी तरह हारे। और इस हार का नतीजा था 1765 की इलाहाबाद की संधि। अच्छा। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, अंग्रेजों को सौंप दिया। सोचिए, एक बादशाह अपने ही साम्राज्य का राजस्व एक विदेशी कंपनी को दे रहा है। यहीं से वो अंग्रेजों का पेंशनर बन गया, है ना? हाँ, ये पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों की पेंशन पर जीने लगा, और उसकी बदनसीबी यहीं खत्म नहीं हुई। और क्या हुआ? 1788 में गुलाम कादिर नाम के एक सरदार ने उसे अंधा भी कर दिया था। एक ऐसा बादशाह जिसके पास न सल्तनत थी न आंखों की रोशनी। इसके बाद के बादशाह तो बस नाम के ही रह गए होंगे, जैसे अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। उसके समय तक तो मुगल सल्तनत बस दिल्ली के लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। हालात इतने खराब थे कि अंग्रेजों ने मुगल सिक्के तक बंद करवा दिए थे। और वो अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भी बेबस था। इतना बेबस कि उसने एक समाज सुधारक राममोहन राय को लंदन भेजा, और मदद के बदले में उसने ही राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और अब आते हैं इस दुखद कहानी के आखिरी अध्याय पर। भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर, 1837 से 1857 तक। बहादुर शाह जफर एक बादशाह से ज्यादा एक बेहतरीन शायर था। वो जफर के नाम से शायरी लिखता था। वो तो बस अपनी शायरी और लाल किले की दीवारों में गुम रहना चाहता था। हाँ, लेकिन 1857 की क्रांति ने उसे इतिहास के केंद्र में ला खड़ा किया। मेरठ से आए क्रांतिकारियों ने उसे अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। एक ऐसा बोझ जो वो उठाना नहीं चाहता था, पर उसे उठाना पड़ा। और जब क्रांति को अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया, तो इसका सारा खामियाजा बहादुर शाह जफर को भुगतना पड़ा। उसके बेटों को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई, और उसे गिरफ्तार करके रंगून, जो अब म्यांमार में है, वहां निर्वासित कर दिया गया। वहीं 1862 में उसकी गुमनामी में मौत हो गई। उसकी एक बहुत प्रसिद्ध शायरी है जो उसके दर्द और उसकी बेबसी को बयां करती है। हाँ, वो कहता है, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। मतलब अपने ही वतन में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। एक शहनशाह जिसके पुरखों ने ताजमहल बनाया, उसे दफन के लिए अपनी जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये मुगल सल्तनत के अंत का सबसे दुखद प्रतीक है। चलिए, तो अब एक बार फटाफट से इस पूरे दौर का एक त्वरित दोहराव कर लेते हैं। जरूर। शुरुआत हुई बहादुर शाह प्रथम से, जिसे कहते थे शाह बेखबर। फिर आया जहांदार शाह, यानी लंपट मूर्ख। उसके बाद फर्रुखशियर, घृणित कायर, जिसने अंग्रेजों को शाही फरमान दिया। फिर मोहम्मद शाह, रंगीला, जिसके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उसके बाद अहमद शाह, जिसके समय अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया। फिर आलमगीर द्वितीय, जिसके आलम में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, जिसके समय बक्सर का युद्ध हुआ और वो अंग्रेजों का पहला पेंशनर बना। फिर आया अकबर द्वितीय, जिसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। और अंत में बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट
जिसे 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया। तो और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। उस समय बादशाह शाह आलम द्वितीय था। और कोहिनूर हीरे का जिक्र करने वाला एक फ्रांसीसी यात्री था ट्रेवर्नियर, जो खुद एक हीरा व्यापारी था। तो इस तरह एक के बाद एक कमजोर शासकों, अंदरूनी साजिशों और बाहरी आक्रमणों ने एक विशाल साम्राज्य को इतिहास के पन्नों में समेट दिया। इस दौर का हर बादशाह एक सबक है, एक कहानी है, जो बताती है कि कैसे एक महान सल्तनत का सूरज डूबा। इस टॉपिक से इतना ही। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मुगल प्रशासन। और ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। सोचिए, मुगल साम्राज्य इतना विशाल था, उसे चलाना आज की किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को चलाने जैसा था। बिल्कुल। सम्राट उसका सीईओ और उसके नीचे मंत्री, गवर्नर, मैनेजर्स की एक पूरी फौज। हाँ, और इसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को समझना आज का हमारा मिशन है। क्योंकि इसमें इतने सारे पद हैं, इतने सारे नाम कि सिर चकरा जाता है। लेकिन आज हम इस पूरे जटिल सिस्टम की गहराई में उतरेंगे और इसे समझेंगे मजेदार कहानियों और कुछ देसी जुगाड़ वाली याद करने की तरकीबों से, ताकि हर पद, हर सिस्टम दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो चलिए सीधे कंपनी के हेडक्वार्टर से शुरू करते हैं, यानी केंद्रीय प्रशासन से। ठीक है, तो किसी भी कंपनी की तरह यहाँ भी सारी शक्ति टॉप पर ही होगी, सम्राट के पास। बिल्कुल। वो सिर्फ सीईओ नहीं था, बल्कि बोर्ड का चेयरमैन, सुप्रीम कमांडर और चीफ जस्टिस, सब कुछ वही था। जैसे शतरंज के खेल में राजा होता है, जिसके बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता, वैसे ही मुगल साम्राज्य में सारी सैनिक और नागरिक शक्तियां सम्राट के हाथ में थीं। लेकिन जाहिर है, सीईओ अकेला पूरी कंपनी नहीं चला सकता। उसे अपनी एक कोर टीम चाहिए, एक मंत्रिमंडल। तो सम्राट के बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी पद कौन सा था? वो था वजीर का। वजीर? ये नाम तो फिल्मों में भी बहुत सुना है। हाँ, और इसका महत्व भी उतना ही था। वजीर सम्राट के बाद साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। एक तरह से प्रधानमंत्री या आज की कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीईओ कह सकते हैं। अच्छा। जब सम्राट मौजूद ना हो तो सारे प्रशासनिक काम वही देखता था। शतरंज में भी तो राजा के बाद सबसे ताकतवर वजीर ही होता है। सही है। अब सीईओ के बाद नंबर आता है सीएफओ का, मतलब फाइनेंस हेड का। तो मुगल कंपनी का सीएफओ कौन था? वो थे शाही दीवान, यानी वित्त मंत्री। साम्राज्य की सारी आमदनी, सारे खर्चे, जमीन का लगान, तनख्वाहें, पूरा हिसाब किताब यही देखते थे। मतलब ये पद भी वजीर के बराबर ही महत्वपूर्ण रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई साम्राज्य चल नहीं सकता। और दीवान को याद रखने का एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। दीवान को अगर हम देवन की तरह सोचें। देवन? हाँ, मतलब जो राज्य के लिए पैसा देवन करे या राजस्व का हिसाब रखे। ये बढ़िया ट्रिक है। अच्छा, अब प्रशासन और वित्त के बाद किसी भी साम्राज्य का सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? उसकी सेना। हाँ। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पद था, मीर बख्शी। एक मिनट, मीर बख्शी ये सेना का प्रमुख था, मतलब कमांडर इन चीफ? नहीं, और यही इस सिस्टम की सबसे खास बात है। मीर बख्शी सेना का सेनापति नहीं था। तो फिर कौन था? वो एक तरह से सेना का एचआर और फाइनेंस हेड था। उसका काम था सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया मतलब रिकॉर्ड रखना, घोड़ों को दागना। दागना मतलब ब्रांडिंग? हाँ, ताकि कोई धोखा ना हो, और सबसे जरूरी उन्हें वेतन देना। ये तो बहुत अजीब है। जो आदमी भर्ती और सैलरी देख रहा है वो सेना का बॉस नहीं है। ऐसा क्यों? ये अकबर की दूर की सोच थी। उन्होंने जानबूझकर सेना की एचआर और फाइनेंस को सैन्य कमान से अलग रखा। अच्छा। इससे किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी ताकत नहीं आती थी कि वो सेना को भड़काकर सम्राट के लिए खतरा बन सके। सेना का नेतृत्व या तो खुद सम्राट करते थे या कोई शहजादा। ये एक शानदार चेक इन बैलेंस था। कमाल है। मतलब पावर को हमेशा बांट कर रखो। और मीर बख्शी को याद रखने के लिए बख्शिश शब्द? बिल्कुल। जो सेना को वेतन रूपी बख्शिश दे वो मीर बख्शी। चलिए अब कोर टीम के तीसरे स्तंभ पर आते हैं, धर्म और न्याय। यहाँ दो बड़े अधिकारी थे। पहले थे सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर? ये धार्मिक मामलों और दान अनुदान के मंत्री थे। इनका काम था इस्लामी कानूनों का पालन सुनिश्चित करवाना और विद्वानों, संतों, मस्जिदों, मदरसों को जमीन या पैसा दान में देना। एक तरह से साम्राज्य का चैरिटी विभाग। नाम थोड़ा भारी है, इसे कैसे याद रखें? अच्छा, सदर का मतलब सर या प्रमुख हो सकता है, और सुदूर मतलब दूर दूर।
तो क्या ये वो सर थे जो दूर दूर तक लोगों की मदद यानी दान करते थे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही इसका मतलब है। और न्याय के लिए थे काजी उल कुजात। काजी का मतलब तो जज होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये कुजात क्या है? कुजात असल में काजी का ही बहुवचन है, तो काजी उल कुजात का मतलब हुआ काजियों का काजी। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हाँ, एक तरह से साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश। सम्राट के बाद न्याय के मामले में इन्हीं का फैसला अंतिम होता था। समझ गया। तो ये थे कोर कैबिनेट, लेकिन हेड ऑफिस में और भी बहुत से डिपार्टमेंट हेड होते होंगे? बिल्कुल, जैसे मीर ए सामा जो शाही घराने के इंचार्ज थे। महल, हरम, रसोई और शाही कारखानों का सारा सामान इन्हीं के जिम्मे था। सामा यानी सामान, ये तो आसान है। और सेना में भी अलग अलग विंग्स थे, जैसे तोपखाना जो बहुत महत्वपूर्ण था, उसके प्रमुख को कहते थे मीर ए आतिश। आतिश मतलब आग? हाँ, जो तोपों की आग को नियंत्रित करे वो मीर ए आतिश। इसी तरह नौसेना के लिए मीर ए बहर थे। बहर का मतलब समुद्र होता है। तो ये नेवी चीफ हो गए। और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, खत भेजना, रिकॉर्ड रखना? उसके लिए थे मीर ए मुंशी। और जासूसी और डाक विभाग के लिए थे दरोगा ए डाक चौकी। ये एक तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे। तो ये तो हुई केंद्र की बात, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ दिल्ली या आगरा से चलाना तो नामुमकिन था। इस विशाल कंपनी की ब्रांच ऑफिस मतलब प्रांतों को कैसे मैनेज किया जाता था? ये काम अकबर ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया। उन्होंने पूरे साम्राज्य को सूबों यानी प्रांतों में बांटा, और हर सूबे का प्रशासन केंद्रीय प्रशासन की ही एक छोटी नकल था। प्रांत का मुखिया होता था सूबेदार। सूबेदार मतलब आज के मुख्यमंत्री जैसा? हाँ, काफी हद तक। उसका मुख्य काम था प्रांत में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। वो सीधे सम्राट को रिपोर्ट करता था। लेकिन अकबर ने यहाँ भी एक शानदार चेक एंड बैलेंस सिस्टम लगाया था। वो क्या था? प्रांत में सूबेदार के अलावा एक और बड़ा अधिकारी होता था, दीवान। अच्छा। ये प्रांत का वित्त मंत्री था। दिलचस्प बात यह है कि वो सूबेदार के अधीन नहीं था, वो सीधे केंद्र के शाही दीवान को रिपोर्ट करता था। अरे वाह, मतलब प्रांत में एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर को अलग अलग कर दिया ताकि दोनों मिलकर कोई घोटाला ना कर सकें। बिल्कुल। सल्तनत काल में अक्सर प्रांतीय गवर्नर बहुत ताकतवर होकर विद्रोह कर देते थे। अकबर ने इस अनुभव से सीखा और वित्त और प्रशासन को अलग करके किसी एक व्यक्ति के हाथ में असीमित शक्ति आने से रोक दिया। और प्रांतों के नीचे भी तो कुछ होता होगा, जैसे आज जिले होते हैं। हाँ, प्रांतों को जिलों में बांटा गया था, जिन्हें सरकार कहते थे। यहाँ का मुख्य कानून व्यवस्था अधिकारी फौजदार कहलाता था। फौजदार, जिसके पास जिले की फौजों। सही है। और राजस्व वसूलने वाला अधिकारी अमल गुजार कहलाता था, यानी वो जो राजस्व वसूली के आदेश पर अमल करवाए। ठीक है, तो हमने कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, लेकिन इन ऑफिसों में काम करने वाले मैनेजरों की भर्ती, सैलरी, प्रमोशन, ये सब कैसे होता था? सुना इसके लिए एक बहुत ही अनोखा सिस्टम था, मनसबदारी व्यवस्था। ये मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। मनसब एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है पद या रैंक। ये सिस्टम असल में मंगोलों से लिया गया था, लेकिन भारत में इसे एक व्यवस्थित रूप में अकबर ने 1575 में लागू किया। 1575? इसे याद रखने की कोई तरकीब? सोच कर देखते हैं। अकबर ने सभी अधिकारियों को, चाहे वो सैनिक हों या सिविलियन, एक साथ 175 उंगलियों की तरह एक मुट्ठी में, मतलब एक ही सिस्टम में बंद कर दिया। एक साथ 175? बढ़िया है। तो इस एचआर सिस्टम में होता क्या था? हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था। इस सिस्टम की सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि ये योग्यता पर आधारित था, वंशानुगत नहीं। मतलब एक बड़े मनसबदार का बेटा अपने पिता की कुर्सी का हकदार नहीं था? नहीं, उसे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती थी। अच्छा, हर मनसब के 2 हिस्से होते थे, जात और सवार। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे आसान बनाते हैं। जात उस अधिकारी का पर्सनल पद और उसका वेतन तय करता था। ये उसकी जात यानी उसका स्टेटस था। जितनी ऊंची जात उतनी ज्यादा सैलरी और दरबार में उतनी ज्यादा इज्जत। ठीक है, तो जात हो गया, जॉब टाइटल और पे ग्रेड। फिर सवार क्या था? सवार से ये तय होता था कि उस अधिकारी को कितने घुड़सवार सैनिक अपनी टुकड़ी में रखने होंगे। ये उसकी सैन्य जिम्मेदारी थी। मतलब जात आपकी सैलरी है और सवार आपकी टीम का साइज जिसे आपको मेंटेन करना है। अब समझ आया। बिल्कुल। लेकिन सम्राट बहुत चालाक थे।
उन्होंने इस सिस्टम में भी कुछ जुगाड़ निकाले। जैसे जहांगीर ने एक नई प्रथा शुरू की, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा। ये तो और भी मुश्किल नाम है। कहानी समझेंगे तो आसान लगेगा। जहांगीर को अपनी सेना बढ़ानी थी, लेकिन वो अधिकारियों का जात मतलब उनका वेतन नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि खजाने पर बोझ पड़ता। हाँ, तो उसने एक नया नियम बनाया। उसने कुछ भरोसेमंद अधिकारियों से कहा, देखो, तुम्हारा जात पद और वेतन वही रहेगा, लेकिन तुम अपने सवार रैंक से 2 गुने यानी 2 अस्पा या 3 गुने सिंह अस्पा घोड़े और सैनिक रखो। मतलब प्रमोशन नहीं, बस जिम्मेदारी बढ़ा दी। ये तो आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे ही है, पैसे उतने ही लो पर काम ज्यादा करो। आपने बिल्कुल सही समझा। 2 मतलब 2 और सिंह को हम 3 मान सकते हैं। एक सवार के पास 2 या 3 घोड़े। ये बिना सिस्टम बदले सेना की ताकत बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका था। तो अब जब हमने अधिकारियों की सैलरी और रैंकिंग समझ ली, तो अब बात करते हैं कि सैलरी आती कहां से थी, यानी भू राजस्व व्यवस्था। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, इसलिए उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत जमीन से मिलने वाला टैक्स ही था। इसमें सबसे बड़ा सुधार अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने किया। उन्होंने 1580 में दशाला पद्धति लागू की। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, यानी 10। तो क्या ये 10 साल का सिस्टम था? एकदम सही। इस सिस्टम के तहत किसी भी इलाके में पिछले 10 सालों में हर फसल की औसत पैदावार और उसकी औसत कीमत का हिसाब लगाया जाता था, और उसी औसत के आधार पर अगले 10 सालों के लिए टैक्स की दर तय कर दी जाती थी। इसका फायदा ये था कि किसान को पहले से पता होता था कि उसे कितना टैक्स देना है। बिल्कुल, और सरकार को भी पता होता था कि उसे कितनी आमदनी होने वाली है। सिस्टम में एक स्थिरता आ गई। टैक्स तय करने के लिए जमीन को भी तो अलग अलग बांटा गया होगा। हाँ, जमीन को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी। ये सबसे अच्छी जमीन थी, हमेशा पॉलिश की हुई, खेती के लिए तैयार। पोलज मतलब पॉलिश, ठीक है। दूसरी परती, जिसे उपजाऊ शक्ति वापस पाने के लिए 1 साल के लिए पड़ी रहने दिया जाता था। पड़ती यानी पड़ी रहे। और तीसरी थी चाचर, जिसमें 4 शब्द आता है। इस पर हर 3-4 साल में खेती होती थी। और चौथी थी बंजर, जो 5 साल या उससे ज्यादा समय से खाली हो। ये तो बहुत वैज्ञानिक तरीका लगता है। अच्छा, टैक्स लेते कितना थे? अकबर के समय में ये कुल उपज का 1/3 था, जिसे काफी वाजिब माना जाता है। लेकिन औरंगजेब के समय तक ये बढ़कर आधा हो गया था। आधा मतलब किसान की आधी मेहनत सीधे सरकार को चली जाती थी। हाँ, और इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब के समय में हुए कई किसान विद्रोहों का एक बड़ा कारण ये बढ़ा हुआ भू राजस्व भी था। अब जब टैक्स आ गया तो पैसों की बात कर लेते हैं। मुगल मुद्रा प्रणाली कैसी थी? मुगलों की करेंसी बहुत ही व्यवस्थित थी। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के होते थे। सोने के सिक्कों में सबसे मशहूर था इलाही, जिसे अकबर ने अपने चलाए धर्म दीन-ए इलाही के नाम पर शुरू किया था। और सबसे बड़ा सोने का सिक्का? से मुख्य सिक्का तो रुपया ही था, जो आज तक चल रहा है। हाँ, और अकबर ने एक चौकोर चांदी का सिक्का भी चलाया था, जिसका नाम जलाली था, उनके अपने नाम जलाल उद्दीन पर। और रोजमर्रा के लेन देन के लिए तांबे का दाम इस्तेमाल होता था। 1 चांदी के रुपए में 40 दाम होते थे। अच्छा, वो कहावत चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, वो शायद यहीं से आई होगी। हो सकता है। शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन शुरू किया। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ताजमहल देखने के लिए आना। और जहांगीर ने निसार नाम का सिक्का चलाया, जो रुपए का चौथाई हिस्सा होता था। निसार में 4 शब्द छुपा है, मतलब चौथाई। बहुत अच्छे। अब कुछ ऐसी बातें जो अक्सर छूट जाती हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं। जैसे हमने सुना कि औरंगजेब के समय में साम्राज्य में एक बड़ा संकट आया था, जागीरदारी संकट। ये क्या था? उनकी जगह जागीर दी जाती थी, यानी एक इलाका जिससे वो लगान वसूल कर अपना खर्चा चलाते थे। ठीक है। औरंगजेब के समय तक साम्राज्य का विस्तार रुक गया था, लेकिन मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। नतीजा ये हुआ कि देने के लिए जागीरें कम पड़ गई और लेने वाले मनसबदार बहुत ज्यादा हो गए। इसे बेजागीरी की समस्या कहते हैं। मतलब एक ऑफिस में मैनेजर 100 हैं और बैठने के लिए केबिन सिर्फ 50। लड़ाई तो होगी। बिल्कुल। इससे अधिकारियों में असंतोष फैला। उन्होंने अपनी जागीरों से ज्यादा लगान निचोड़ना शुरू कर दिया, जिससे किसान बर्बाद हो गए और पूरा प्रशासनिक ढांचा चरमराने लगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक एचआर प्रॉब्लम ने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। अच्छा, क्या किसानों की मदद के लिए कोई सिस्टम था, जैसे आजकल कृषि लोन होता है? हाँ,
मुश्किल समय में किसानों को बीज, औजार और बैल खरीदने के लिए सरकार की तरफ से जो लोन दिया जाता था उसे तकावी कहते थे, ताकि किसान को खेती के लिए ताकत मिल सके। चलिए, ये तो अच्छा था। अब मुझे लगता है हमने लगभग सभी पहलुओं को छू लिया है। एक बार तेजी से सब कुछ दोहरा लिया जाए। जरूर। केंद्रीय प्रशासन में वजीर यानी प्रधानमंत्री, मीर बख्शी यानी सेना का एचआर, और सदर उस सुदूर यानी दान विभाग का मंत्री। प्रांत में सूबेदार यानी सीएम, और दीवान जो सीधे केंद्र को रिपोर्ट करता था। जिले जिसे सरकार कहते थे, वहां था फौजदार जिसके पास फौज थी। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने 1575 में शुरू की। जात से पद और वेतन तय होता था। और सवार से घुड़सवारों की संख्या। भू राजस्व में टोडरमल की 10 साला पद्धति यानी 10 साल का औसत। जमीन के प्रकार थे पोलज, परती और चाचर। सिक्कों में अकबर का सोने का इलाही और चांदी का जलाली। शाहजहां ने आना शुरू किया और जहांगीर ने रुपए का चौथाई निसार। और सबसे जरूरी, मुगल साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण था जागीरदारी संकट, जो औरंगजेब के समय में हुआ। इस टॉपिक से इतना ही। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला। आज हम मुगल बादशाहों द्वारा बनाई गई शानदार इमारतों की दुनिया में चलेंगे। ये सिर्फ किलों और मकबरों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है कि कैसे एक साम्राज्य ने पत्थरों के जरिए अपनी ताकत, अपनी सोच और अपनी कला को हमेशा के लिए अमर कर दिया। बिल्कुल। और हमारा मिशन तो एकदम साफ है। हम हर इमारत, हर तारीख और हर नाम को एक मजेदार कहानी या अपने देसी जुगाड़ वाले ट्रिक से जोड़ेंगे, ताकि सब कुछ दिमाग में छप जाए। हाँ, हम बाबर की रखी नींव से शुरू करके औरंगजेब के दौर तक जाएंगे और एक एक शासक की बनाई इमारतों के पीछे की सोच को समझेंगे। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की। 1526 से 1530। बाबर को इमारतें बनवाने का कहते हैं बहुत शौक था। जब उन्होंने ग्वालियर का किला देखा तो वो उसकी कारीगरी से हैरान रह गए थे। भारत आने के बाद उन्होंने भी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की, खासकर मस्जिदों के जरिए। और ये समझना जरूरी है कि ये जो शुरुआती मस्जिदें थीं, वो सिर्फ इबादत की जगह नहीं थीं। अच्छा। वो एक नए शासन के आने का ऐलान थीं। हर नई मस्जिद उस इलाके में मुगल सत्ता का एक नया झंडा गाड़ने जैसा था। वाह। और इन मस्जिदों को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। बताइए। सोचिए, बाबर एक लंबा सफर तय करके भारत आया, तो सबसे पहले उसने क्या किया? पानी पिया। ओके, पानी पिया। इससे याद आती है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। पानी पीने के बाद उसने अपने लोगों को संभाल कर एक जगह जमा किया। संभाल कर जमा किया। और इससे हमें याद आती है संभल की जामा मस्जिद। लेकिन इतना सब करने के बाद भी एक जरूरी काम बाकी रह गया था। अयोध्या का। अच्छा, बाकी रह गया। और ये काम पूरा किया उनके सिपे सलार मीर बाकी ने, जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनवाई। ये तो कमाल का तरीका है। पानी पिया मतलब पानीपत, संभाल कर जमा किया यानी संभल, और काम बाकी रहा तो मीर बाकी। हाँ, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये तो बाबर के शुरुआती संघर्ष और साम्राज्य की नींव रखने की कहानी भी बयां करती है। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं का दौर आया, 1530 से 1556 तक। उनका जीवन तो काफी उथल-पुथल भरा रहा। बिल्कुल, लेकिन उनकी सबसे बड़ी वास्तुशिल्प विरासत उनकी मौत के बाद बनी दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। ये दिलचस्प है क्योंकि ये मकबरा हुमायूं ने खुद नहीं बनवाया था। हाँ, ये उनकी मौत के करीब 9 साल बाद 1564 में उनकी वफादार बेगम हाजी बेगम ने अपने पति की याद में बनवाया था। तो ये वास्तुकला से ज्यादा एक पति के लिए एक पत्नी की श्रद्धांजलि थी। सही कहा। और इसका डिजाइनर कौन था? इसे याद करने का भी एक जुगाड़ है। डिजाइनर का नाम था मीरक मिर्जा गयास। अब सोचिए कि मकबरा इतना भव्य और शानदार बना कि उसे पहली बार देखने वालों को आश्चर्य से गैस बन गई। गैस बन गई। हाँ, तो मीरक मिर्जा गयास। ये ट्रिक वाकई मजेदार है। लेकिन आर्किटेक्चर के नजरिए से देखें तो ये मकबरा एक क्रांतिकारी इमारत थी। वो कैसे? ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और भारत में चारबाग शैली और दोहरे गुंबद का पहला व्यवस्थित और भव्य उदाहरण है। यहीं से मुगल वास्तुकला को अपनी एक नई पहचान मिली। अच्छा, तो ये चारबाग शैली और दोहरा गुंबद आखिर होता क्या है? इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। चारबाग का मतलब है 4 बगीचे।
इसमें मुख्य इमारत के चारों ओर के बगीचे को पानी की नहरों से 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। ओके। ये इस्लामी कल्पना में जन्नत के बाग का प्रतीक है। और दोहरा गुंबद एक बहुत ही चतुर तकनीक है। अंदर से कमरे की छत को सही ऊंचाई देने के लिए एक छोटा गुंबद बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर एक बड़ा बुलंद गुंबद, ताकि इमारत बाहर से भव्य और विशाल दिखे। मतलब हुमायूं के मकबरे ने आने वाले ताजमहल जैसे अजूबों के लिए एक तरह से एक टेम्पलेट तैयार कर दिया। हाँ, और इसी मजबूत नींव पर इमारत खड़ी की अकबर ने 1556 से 1605, जिनके दौर में मुगल स्थापत्य का असली विकास शुरू हुआ। बिल्कुल सही। अकबर सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक विजनरी निर्माता थे। उन्होंने सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा शहर बसाया, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी 1569 में शुरू होकर यह शहर 1584 तक तैयार हुआ। यह अकबर की महत्वाकांक्षा और उनकी वो जो समन्वयवादी सोच थी उसका जीता जागता सबूत था। और फतेहपुर सीकरी में ही है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, 1776 फीट ऊंचा। जी। इसे अकबर ने अपनी गुजरात विजय जो 1572-73 में हुई थी उसकी याद में बनवाया था। हाँ, और ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये दक्कन की तरफ मुंह करके खड़ा है, जो दुनिया के लिए अकबर की शक्ति और उनके साम्राज्य के विस्तार का एक खुला ऐलान था। अकबर ने सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि अपने विशाल साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए कई मजबूत किले भी बनवाए। हाँ, बनवाए। और इन किलों को उनकी तारीखों के साथ याद रखने के लिए मेरे पास एक और देसी जुगाड़ है। बताइए, सुनने में दिलचस्प लग रहा है। ट्रिक ये है, इसे अकबर की उम्र से जोड़ते हैं। अकबर ने 65 साल की उम्र में आगरा और लाहौर में किले बनवाए। 65 की उम्र में, यानी 1565 में आगरा और लाहौर का किला। फिर 73 में उन्होंने अजमेर पर अपनी पकड़ मजबूत की, तो 1573 में अजमेर का किला। ओके, 73 में अजमेर। इसके बाद 81 में वो उत्तर पश्चिम में अटक गए, तो 1581 में अटक का किला। और आखिर में 83 में संगम नगरी इलाहाबाद पहुंचे, तो 1583 में इलाहाबाद का किला। 65 में आगरा लाहौर, 73 में अजमेर, 81 में अटक और 83 में इलाहाबाद। से ट्रिक। ये ट्रिक सिर्फ तारीखें ही नहीं बताती बल्कि अकबर के साम्राज्य के विस्तार की दिशा भी दिखाती है। पहले केंद्र को मजबूत किया, फिर पश्चिम की ओर गए और फिर पूर्व की ओर। सही बात है। और फतेहपुर सीकरी में ही एक और नगीना है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। जी। कहते हैं कि ये पहले लाल पत्थर का था, पर बाद में जहांगीर ने इस पर संगमरमर लगवा दिया। इसकी पत्थर की जालियां तो देखने लायक है। पत्थर को ऐसे तराशा गया है जैसे वो कोई कपड़ा या लेस हो। वाह। ये अकबर की उस कला का प्रतीक है जिसमें इस्लामी डिजाइन के साथ साथ स्थानीय हिंदू और जैन कारीगरी का भी संगम दिखता है। अकबर ने तो साम्राज्य को मजबूती दी और कई किले बनवाए, लेकिन क्या उनके बेटे जहांगीर का रुझान भी ऐसी ही विशाल इमारतों की तरफ था? 1605 से 1627 तक जहांगीर का झुकाव वास्तुकला से ज्यादा चित्रकला की ओर था, लेकिन उनके समय में जो इमारतें बनी उनमें एक अलग ही नजाकत और सुंदरता है। मतलब शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा कलात्मकता पर जोर था। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिकंदरा में बना अकबर का मकबरा। हाँ, इसे 1613 में पूरा किया गया और इसकी तारीख याद करने की ट्रिक है, जहांगीर ने 16 साल की उम्र में 13 दुश्मनों को हराया। 1613 तो हो गया 1613। इस मकबरे की सबसे अनोखी बात यह है कि ये 5 मंजिला पिरामिड जैसा है, पर इसमें कोई गुंबद नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक इस्लामी शासक का मकबरा और वो भी बिना गुंबद के। हाँ, ये तो सोचने वाली बात। ये अकबर की दीने इलाही जैसी सर्वधर्म संभाव की नीति का प्रतीक है। इसकी बनावट में बौद्ध विहारों और हिंदू मंदिरों की झलक भी मिलती है, जो इसे मुगल वास्तुकला में सबसे अनूठा बनाती है। जहांगीर के दौर की सबसे बड़ी देन है आगरा में बना एतमादौला का मकबरा। जी। इसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 1626 में अपने पिता ग्यास बेग के लिए बनवाया था। और ये इमारत एक मील का पत्थर है। ये मुगल काल की पहली इमारत है जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी है। पहली इमारत? हाँ, यहीं से मुगल वास्तुकला का अंदाज ही बदल गया। लाल पत्थर की मजबूती की जगह अब संगमरमर की नजाकत ने ले ली। और यहीं पर पहली बार पित्रादूरा शैली का भरपूर इस्तेमाल हुआ, यानी संगमरमर में कीमती पत्थर जड़ने की कला। बिल्कुल। इसे याद रखने की एक कहानी भी है। नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे पर अपनी सारी दौलत एतमादौला लुटा दी। हाँ। और पत्थरों पित्रा को भी दूर नहीं छोड़ा, उनमें भी हीरे जवाहरात जड़ दिए। क्या कहने,
ये बदलाव सिर्फ मटेरियल का नहीं था, ये मुगल साम्राज्य के चरम पर पहुंचने का प्रतीक था। अच्छा। पित्रादुरा एक बहुत महंगी और महीन कला थी जिसके लिए दुनिया के बेहतरीन कारीगर चाहिए थे। ये नूरजहां और जहांगीर का ऐलान था कि उनका साम्राज्य अब सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि दुनिया में सबसे खूबसूरत और अमीर है। जहांगीर का अपना मकबरा लाहौर के शाहदरा में है, जिसे 1628 में नूरजहां ने ही बनवाया था। जी। यह भी बिना गुंबद के एक मंजिला इमारत है जिसे खूबसूरत चित्रों से सजाया गया है। और इसके बाद आता है वो दौर जिसे मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, शाहजहां का दौर, 1628 से 1658। शाहजहां का नाम आते ही जहन में बस एक ही तस्वीर आती है, ताजमहल। जाहिर है। लेकिन उन्होंने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की और शाहजहानाबाद नाम का एक पूरा शहर बसाया, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। हाँ। और यहीं बनवाया लाल किला। लाल किले का निर्माण 1638 से 1658 तक चला। वो सिर्फ एक किला नहीं था, वो एक शाही शहर था जिसमें महल, दफ्तर, बाजार सब कुछ था। और इसके अंदर दो खास जगह हैं, दीवाने आम जहां आम जनता की सुनवाई होती थी और मयूर सिंहासन रखा था। जी। और दूसरा दीवाने खास जो संगमरमर का बना है। और इसी दीवाने खास की दीवारों पर अमीर खुसरो की वो अमर पंक्तियां खुदी हैं, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। बिल्कुल, ये शाहजहां की अपनी बनाई दुनिया के लिए उनकी भावना थी। अब बात करते हैं मोहब्बत की उस अमर निशानी की जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, ताजमहल। ताजमहल। इसका निर्माण 1632 से 1654 के बीच बेगम मुमताज महल की याद में हुआ। इसके मुख्य वास्तुकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसे याद करने की भी कोई ट्रिक होगी जरूर। बिल्कुल, ट्रिक ये है, ताज बनाने का काम बहुत अहम था जिसे एक लाहौरी ने अंजाम दिया। तो उस्ताद अहमद लाहौरी, और मजे की बात यह है कि दिल्ली के लाल किले के वास्तुकार भी यही थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, वो ज्यामिति, संतुलन और कला का शिखर है। इसमें मकराना के सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ जो दिन के हर पहर में अपना रंग बदलता है। और पित्रादुरा का जो काम यहाँ हुआ है वैसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इतिहास में प्यार की इतनी महंगी निशानी शायद ही कोई और हो। क्या ये सिर्फ एक मकबरा था या शाहजहां की तरफ से अपनी शक्ति को अमर बनाने का एक तरीका? मुझे लगता है ये दोनों था। ये मुमताज के लिए उनका प्यार भी था और मुगल साम्राज्य की शान और शौकत का दुनिया के लिए एक स्थायी प्रदर्शन भी। अच्छा। ये शाहजहां का ये कहने का तरीका था कि मेरा साम्राज्य इतना शक्तिशाली और समृद्ध है कि मैं अपनी मोहब्बत के लिए स्वर्ग को धरती पर उतार सकता हूँ। शाहजहां ने मस्जिदें भी बनवाई। दिल्ली की जामा मस्जिद उन्होंने बनवाई। जी। आगरा के किले के अंदर खूबसूरत मोती मस्जिद भी उन्होंने ही बनवाई। लेकिन एक कंफ्यूजन होता है आगरा की जामा मस्जिद को लेकर। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। आगरा किले की मोती मस्जिद जो संगमरमर की है वो शाहजहां ने बनवाई। ओके। लेकिन आगरा शहर की जामा मस्जिद जो लाल पत्थर की है वो उनकी बेटी जहानारा ने 1648 में बनवाई थी। शाहजहां के बाद आए औरंगजेब 1658 से 1707 तक। उनके दौर में बनी इमारतें शाहजहां जैसी भव्य तो नहीं है, लेकिन वे उस दौर की कहानी कहती हैं। बिल्कुल। औरंगजेब के समय साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन लगातार लड़ाइयों की वजह से खजाना भी खाली हो रहा था। और इसका सीधा असर वास्तुकला पे दिखा। हाँ। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है औरंगाबाद में बना बीबी का मकबरा। इसे औरंगजेब ने 1679 में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया। जी। कहते हैं कि ये कम खर्चे में ताजमहल की नकल बनाने की कोशिश थी, इसीलिए इसे दक्षिण का ताजमहल या गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं। ये ताजमहल की नकल से ज्यादा उस दौर के बदलते आर्थिक हालात का आईना है। इसमें संगमरमर का इस्तेमाल बहुत कम है और प्लास्टर का ज्यादा। ये दिखाता है कि अब शाहजहां जैसा पैसा और संसाधन नहीं थे। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद भी बनवाई 1672 में। हाँ, बनवाई। इसे याद रखने की ट्रिक है 72 बादशाहों वाली मस्जिद। इसकी खास बात यह है कि इसमें 8 मीनारें हैं। ये मुगल शक्ति के आखिरी दौर की एक विशाल और प्रभावशाली इमारत है। ये शाहजहां की मस्जिदों जितनी नफीस नहीं है, लेकिन इसका आकार और मजबूती औरंगजेब के व्यक्तित्व को दर्शाती है। और एक और मोती मस्जिद है। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर 1662 में एक मोती मस्जिद बनवाई। जी। तो अब ये बिल्कुल साफ है,
आगरा के किले में मोती मस्जिद शाहजहां की। और दिल्ली के किले में मोती मस्जिद औरंगजेब की। बिल्कुल, ये एक सामान्य भ्रम है जिसे इस तरह आसानी से दूर किया जा सकता है। सही बात है। तो ये थी मुगल बादशाहों के दौर की शानदार इमारतों की कहानी। अब समय है एक तेज दोहराव का, ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबर, पानीपत, संभल और अयोध्या में मस्जिदें। ट्रिक थी, पानी पिया, संभाल कर जमा किया, काम बाकी रहा। फिर हुमायूं, दिल्ली में मकबरा बनवाया हाजी बेगम ने, और वास्तुकार था मीरक मिर्जा ग्यास, जिसे देखकर गैस बन गई। इसके बाद अकबर, फतेहपुर सीकरी, गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा, और किले कहाँ 65 में आगरा लाहौर, 73 में अजमेर, 81 में अटक और 83 में इलाहाबाद। फिर आए जहांगीर, सिकंदरा में अकबर का बिना गुंबद वाला मकबरा, और आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा, जो पहला पूरी तरह संगमरमर का था और जिसमें पहली बार पित्रा-दूरा का काम हुआ। हाँ, ट्रिक थी, सारी दौलत लुटा दी और पत्थरों को दूर नहीं छोड़ा। फिर आया स्वर्णकाल शाहजहां का। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, जिसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अहम काम लाहौरी ने किया। और किले के अंदर मोती मस्जिद। और आखिर में औरंगजेब, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा यानी दक्षिण का ताजमहल, लाहौर में 77 वाली बादशाही मस्जिद। और दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद। बिल्कुल सही। और कुछ खास शब्द फिर से याद कर लें। पित्रा-दूरा, पत्थर में कीमती पत्थर जड़ना, 4 बाग, बगीचे को 4 हिस्सों में बांटना जो जन्नत का प्रतीक है, और दोहरा गुंबद, इमारत को बाहर से ऊंचा और भव्य दिखाने की तकनीक। बहुत बढ़िया। उम्मीद है इस कहानी, ट्रिक्स और गहरी बातचीत के साथ मुगल कालीन स्थापत्य कला की ये पूरी यात्रा दिमाग में हमेशा के लिए बस गई होगी। इन इमारतों को सिर्फ पत्थर और संगमरमर की संरचनाओं के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये अपने समय के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और बादशाहों की सोच को दर्शाने वाले जिंदा दस्तावेज हैं। इस टॉपिक से इतना ही। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मुगल चित्रकला के बारे में। चलिए इस विषय की कहानी में उतरते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो मुगल चित्रकला के बनने, चमकने और फिर बिखरने की पूरी दास्तान सुनाते हैं। और ये सिर्फ बादशाहों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन गुमनाम कलाकारों, उनकी बदलती शैलियों और उन तस्वीरों की कहानी है जिन्होंने इतिहास को रंगों से भर दिया। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुगल चित्रकला कोई एक अकेली ठहरी हुई शैली नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये भारतीय, फारसी और यूरोपीय कला का एक शानदार संगम थी। सोचिए, जैसे एक बेहतरीन बिरयानी जिसमें हर मसाले का अपना स्वाद है, लेकिन सब मिलकर कुछ नया और लाजवाब बनाते हैं। वाह! तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? बाबर से? हाँ, कह सकते हैं कि बीज बाबर ने ही बोया था। स्रोतों के अनुसार उसे कला की गहरी समझ थी। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उसने ईरान के एक मशहूर चित्रकार बेहजाद की बहुत तारीफ की है। बेहजाद, ये नाम सुना हुआ लगता है। लगना भी चाहिए। बेहजाद को पूर्व का रफेल कहा जाता था। ओह, पूर्व का रफेल, मतलब उस दौर का कोई बहुत बड़ा कलाकार। बिल्कुल। यहाँ से पता चलता है कि मुगलों की नींव में ही कला की परख मौजूद थी। पूर्व का रफेल, बेहजाद, इसे याद रखने का कोई तरीका? एक छोटा सा देसी जुगाड़ है। बताइए। सोचिए, जो कला में बिना हया के जाद हो। बिना हया के? मतलब जो बिना किसी झिझक के अपनी कला को दुनिया के सामने रखे, वहीं तो राफेल जैसा महान बनेगा। तो बिना हया के जाद से याद रखिए बेहजाद। ये अच्छा है, जो बिना शर्म लिहाज के अपनी कला दिखाए, वो बेहजाद। तो बाबर ने तो सिर्फ तारीफ की, लेकिन असल काम मतलब चित्रशाला की नींव किसने रखी? नींव रखी उसके बेटे हुमायूं ने, और वो भी बड़े फिल्मी अंदाज में। फिल्मी अंदाज, वो कैसे? कहानी कुछ यूं है कि हुमायूं जब शेरशाह सूरी से हार कर ईरान में निर्वासन का जीवन जी रहा था, हाँ, के नाम थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद। अब ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं तो इन्हें एक कहानी से जोड़ लेते हैं। सोचिए, हुमायूं ने ईरान में अली से कहा, ए समद, अब्दुस समद, चलो भारत में कला का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। अली और समद को भारत लाने का बुलावा। बस। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद, ये आसान है। तो इन दो कलाकारों ने एक खाली कैनवस पर मुगल कला का पहला रंग भरा। बिल्कुल।
और उस कैनवस को एक पूरी संस्था में बदल दिया हुमायूं के बेटे अकबर ने। अकबर ने तो हर चीज को एक संस्था का रूप दिया था, तो उसने चित्रकला के लिए क्या किया? उसने चित्रकला का एक अलग विभाग ही बना दिया, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट। और उसका अध्यक्ष किसे बनाया? ख्वाजा अब्दुस समद को, जो हुमायूं के साथ ही ईरान से आए थे। अबुल फजल बताते हैं कि अकबर की चित्रशाला में 100 से ज्यादा चित्रकार काम करते थे। 100 से ज्यादा? हाँ, और उनमें से 17 तो अपने फन के उस्ताद थे। और इस स्रोतों की सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उन 17 में से 13 हिंदू थे। यही तो अकबर की खासियत थी, और इसका सीधा असर कला पर पड़ा। जब पारसी तकनीक की बारीकी और भारतीय संवेदनाओं के रंग मिले तो एक बिल्कुल नई जीवंत शैली ने जन्म लिया, जो न पूरी तरह ईरानी थी न पूरी तरह भारतीय। एग्जैक्टली यही मुगल चित्रकला की असली पहचान बनी। इस नई शैली के सबसे बड़े नाम कौन थे? 2 नाम सबसे खास है। पहले थे दसवंत, दसवंत एक कहार का बेटा जिसकी प्रतिभा देखकर अकबर भी हैरान था। लेकिन दुखद बात यह है कि बाद में वो मानसिक रूप से बीमार हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। ओहो, ये तो बहुत दुखद है। और दूसरा नाम? दूसरे थे बसावन। ये व्यंग्य चित्र बनाने में माहिर थे। समझिए, वो उस दौर के बेहतरीन कार्टूनिस्ट थे। एक की कहानी में त्रासदी, दूसरे में व्यंग, दसवंत और बसावन। इन्हें याद रखने के लिए बस एक लाइन काफी है। क्या? अकबर के दरबार में 10 बस चलती थीं, एक दुख की और एक हास्य की। 10 से दसवंत और बस से बसावन। 10 बस, ये तो याद रहेगा। इनके अलावा भी कई कलाकार थे, है ना? जी। और अकबर के ही समय में एक और नई शुरुआत हुई, भित्ति चित्रकारी यानी फ्रेस्को पेंटिंग। दीवारों पर चित्र बनाने की कला। हाँ, जो हमें अजंता एलोरा की याद दिलाती है। अकबर ने तो चित्रकला की एक पूरी संस्था खड़ी कर दी थी, लेकिन इस संस्था का सबसे बड़ा कद्रदान शायद अभी आने वाला था, उसका बेटा जहांगीर। बिल्कुल सही। जहांगीर के दौर को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल यानी गोल्डन एज कहा जाता है। वो खुद एक शहंशाह से बढ़कर एक आर्ट क्रिटिक था। सही कहा। उसके समय तक आते आते चित्रकला पर से ईरानी प्रभाव लगभग खत्म हो गया था और वो पूरी तरह भारतीय हो चुकी थी। लेकिन स्रोतों में एक नए प्रभाव का भी जिक्र है, यूरोपीय प्रभाव। हाँ, पुर्तगालियों के आने से ये असर आया। यूरोपीय प्रभाव से मुगल चित्रकारों ने पर्सपेक्टिव सीखा। पर्सपेक्टिव मतलब चित्रों में गहराई दिखाना। हाँ, मतलब कौन सी चीज पास है और कौन सी दूर, इसका एहसास दिलाना। अचानक मुगल पेंटिंग्स में एक 3D जैसी दुनिया दिखने लगी थी। और जहांगीर को प्रकृति से भी बहुत लगाव था। उसके समय के चित्रों में शिकार, फूल पत्ते, पशु पक्षी खूब दिखते हैं। वो एक तरह से प्रकृति का उपासक था और उसके चित्रकार भी अपनी अपनी विधा के विशेषज्ञ थे। 3 नाम और उनकी उपाधियां बहुत जरूरी हैं। अच्छा? पहले अबुल हसन, जिसने जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र बनाया था। जहांगीर ने उसे नादिरुल जमा की उपाधि दी, यानी युग का अद्भुत। और दूसरे थे उस्ताद मंसूर। हाँ, मंसूर पक्षियों और फूलों के विशेषज्ञ थे। उनका बनाया साइबेरिया का सारस आज भी मशहूर है। जहांगीर ने उन्हें नादिरुल अश्र की उपाधि दी। नादिरुल जमा और नादिरुल अश्र, ये उपाधियां हमेशा कंफ्यूज करती हैं। एक आसान सा तरीका है, बताइए। अबुल हसन ने जहांगीर का चित्र बनाया जो इस जहां का बादशाह था, तो हसन इस जहां में नादिर हुआ, यानी नादिरुल जमा। अच्छा। और मंसूर पक्षियों के चित्र ऐसी सटीकता से बनाते थे जैसे कोई अस्त्र चला रहा हो, तो मंसूर हुए नादिरुल अस्त्र। हसन इस जहां में नादिर और मंसूर अस्त्र की तरह चूक, ये शानदार है। और तीसरा नाम? बिशनदास। ये व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाने में माहिर थे। जहांगीर को इन पर इतना भरोसा था कि इन्हें फारस के शाह का असली पोर्ट्रेट बनाने के लिए ईरान भेजा था। जहांगीर के बाद शाहजहां का दौर आया। यहाँ कला का मिजाज थोड़ा बदलाव हुआ लगता है। बिल्कुल। जहांगीर के चित्रों में जो स्वाभाविकता थी, शाहजहां के समय वो औपचारिकता और शाही शान में बदल गई। हाँ, उसे चित्रों में वो दैवीय आभा, मतलब सिर के पीछे एक प्रकाश का गोला बनवाने का बहुत शौक था, ताकि उसे एक दैवीय शासक के तौर पर दिखाया जाए। लेकिन स्रोतों का कहना है कि उसकी असली दिलचस्पी चित्रकला में कम और वास्तुकला में ज्यादा थी। ताजमहल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि शाहजहां की वास्तुकला की पसंद उसकी चित्रकला में भी झलकती है। ताजमहल की तरह ही उसके चित्रों में भी सब कुछ बहुत व्यवस्थित, सम्मित और थोड़ा ठंडा, भावशून्य नजर आता है। तो क्या यहीं से पतन शुरू हो गया? कला समीक्षक तो यही मानते हैं। कला अब बादशाह की पसंद की गुलाम हो गई थी। और फिर आया औरंगजेब, जिसने इस कला के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हाँ, वो धार्मिक रूप से कट्टर था
और चित्रकला को इस्लाम विरोधी मानता था। उसने शाही चित्रशाला बंद करवा दी और कहते हैं कि बने बनाए चित्रों पर सफेदी तक पुतवा दी। ये तो कला के लिए एक अंधकार युग जैसा था। इसका नतीजा क्या हुआ? सारे कलाकार बेरोजगार हो गए। नतीजा बहुत दिलचस्प हुआ। एक दरवाजा बंद हुआ तो कई खिड़कियां खुल गईं। मतलब ये कि जो महान चित्रकार शाही दरबार में थे, वे अपनी रोजी रोटी के लिए छोटे छोटे राज्यों की ओर चले गए। कुछ राजस्थान गए, कुछ पहाड़ों की ओर, और यहीं से मुगल कला की एक नई यात्रा शुरू हुई। यानी मुगल दरबार की कला अब क्षेत्रीय रियासतों में पहुंच गई। और वहां जाकर कलाकारों ने मुगल दरबार की शाही बंदिशों से आजाद होकर काम किया। राजस्थान में कृष्णलीला पर चित्र बनने लगे, तो पहाड़ों में लोक कथाओं को रंगों में उतारा गया। तो मुगल कला का अंत असल में भारत की कई नई कला शैलियों का जन्म था। बिल्कुल। इसमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो बनी ठनी का है ना? हाँ, राजस्थानी शैली में किशनगढ़ स्कूल सबसे मशहूर हुआ, जो राजा सावंत सिंह के समय फला फूला। उन्हीं के दरबार में चित्रकार निहाल चंद ने बनी ठनी का विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। सही। किशनगढ़, सावंत सिंह, निहाल चंद, बनी ठनी, इतने सारे नाम एक छोटी सी प्रेम कहानी से याद रखिए। अच्छा। किशनगढ़ के सावंत राजा सावंत सिंह निहाल हो गए निहाल चंद जब उन्होंने बनी ठनी को देखा। किशन के सावंत निहाल हो गए बनी ठनी को देखकर। और पहाड़ी शैलियों में कांगड़ा शैली और बशोली शैली प्रमुख हैं। बशोली सबसे पुरानी मानी जाती है। चलिए अब कुछ खास शब्दों पर नजर डालते हैं जो स्रोतों में बार बार आते हैं। पहला है हमजानामा। हमजानामा मुगल चित्रकला का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इसे दास्ताने अमीर हमजा भी कहते हैं। अच्छा। ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा की बहादुरी की कहानियों का संग्रह है। काम हुमायूं के समय शुरू हुआ और अकबर के समय पूरा हुआ। इसमें कपड़े पर बने करीब 1200 चित्र हैं। उस जमाने की एक तरह की ग्राफिक नॉवेल। हाँ, कह सकते हैं। अगला है रज़्मनामा। रज़्म का मतलब होता है युद्ध, नामा मतलब कहानी। युद्ध की कहानी। हाँ, ये महाभारत का फारसी अनुवाद और चित्रण है। इसके चित्र दसवंत की देखरेख में बने थे। और जहांगीर के बारे में एक दावा है जो उसने अपनी आत्मकथा में किया था। हाँ, उसने लिखा था, मैं चित्रकला का ऐसा पारखी हूँ कि अगर एक ही तस्वीर में भौं है किसी और ने बनाए हों और आंखें किसी और ने, तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सा हिस्सा किस कलाकार ने बनाया है। ये तो गजब का आत्मविश्वास है। क्या ये सच हो सकता है? देखिए, अतिशोक्ति तो होगी, लेकिन ये भी सच है कि उसे कला की गहरी समझ थी। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो कला का संरक्षक और समीक्षक दोनों था। अगला शब्द है मुरक्का। ये बहुत आसान है। ये बस चित्र एल्बम का मुगल कालीन नाम है। और स्याह कलम। स्याह यानी काला, कलम यानी पेन। ये शाहजहां के समय की एक तकनीक थी जिसमें रंगों की जगह सिर्फ काली स्याही से रेखा चित्र बनाए जाते थे। एक तरह की मिनिमलिस्टिक स्केचिंग। बहुत खूब। तो अगर इस पूरी कहानी को कुछ लाइनों में समेटना हो एक त्वरित रिवीजन के लिए, इसे एक बाग की कहानी की तरह समझ सकते हैं। बाग की कहानी। हाँ, शुरुआत बाबर से हुई जिसने कला का बीज बोया। फिर हुमायूं ने ईरान से 2 पौधे मीर सैयद अली और अब्दुस्समद लाकर लगाए। बिल्कुल। अकबर ने उसे सींचकर एक बड़ा बाग बनाया जिसमें दसवंत और बसावन जैसे कलाकार थे। और जहांगीर के समय में उस बाग में सबसे खूबसूरत फूल खिले, वो स्वर्ण काल था। हाँ, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास। फिर शाहजहां ने फूलों की जगह संगमरमर लगाना पसंद किया तो बाग मुरझाने लगा। और औरंगजेब ने तो उस बाग पर ताला ही लगा दिया। जिसके बाद कलाकार पूरे देश में फैल गए और किशनगढ़ की बनी ठनी जैसे नए फूल खिलाए। बिल्कुल, एक कला का अंत कई नई कलाओं का आरंभ बना। इस टॉपिक से इतना ही। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मुगल कालीन संगीत कला। आज हम मुगल बादशाहों के दौर में संगीत के एक अनोखे सफर पर निकलेंगे। ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है बदलते हुए सुरों की। हम देखेंगे कि कैसे बाबर से लेकर औरंगजेब तक हर बादशाह की शख्सियत ने, आप कह सकती हैं कि दरबार के संगीत का मिजाज ही बदल दिया। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तारीख बताना नहीं है। हम इस दौर के हर जरूरी नाम, हर किताब और हर खासियत को कहानी और दिलचस्प तरीकों से समझेंगे। मतलब देसी जुगाड़ वाली मेमोरी ट्रिक्स। हाँ, बिल्कुल, ताकि ये जानकारी सिर्फ सुनी न जाए बल्कि दिमाग में बैठ जाए। हम देखेंगे कि कैसे एक बादशाह के लिए संगीत जंग से फुर्सत का लम्हा था,
तो दूसरे के लिए अपनी सल्तनत की शान का प्रतीक। तो चलिए इतिहास के गलियारों में गूंजते इन सुरों को सुनने का ये सफर शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मुगल सल्तनत के बानी बाबर से। बाबर। हमारे जहन में बाबर की तस्वीर एक योद्धा की है ना, जो हमेशा जंग के मैदान में रहता था। ऐसे में संगीत के लिए जगह कहाँ बचती होगी? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। बाबर की शख्सियत में एक योद्धा के साथ साथ एक कलाकार भी छिपा था। उसे जंग का शोर जितना पता था, उतना ही वो संगीत के सुर का भी कद्रदान था। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि शायद जंग के तनाव से निकलने का उसका अपना तरीका था। और वो सिर्फ सुनता नहीं था, उसने अपनी तुर्की जबान में कविताएं भी लिखीं जिन्हें गाया जा सकता था। मतलब संगीत उसके लिए एक निजी जरूरत थी। अच्छा, बाबर के बाद जब हुमायूं तख्त पर आया तो क्या ये रिवायत आगे बढ़ी? हुमायूं के बारे में तो कहा जाता है कि वो काफी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी जिया, और शायद इसीलिए संगीत उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया। हुमायूं ने इस कला को बाबर के निजी शौक से निकालकर एक दरबारी शान में तब्दील कर दिया। दरबारी शान में? कैसे? सोचिए, उसके दरबार में हर वक्त 29 गायक और साजिंदे मौजूद रहते थे। 29? हाँ, पूरे 29। ये एक छोटा मोटा ऑर्केस्ट्रा था जो हमेशा तैयार रहता था। उसने मांडू के एक बहुत मशहूर संगीतकार जिसका नाम बच्चा था, उसे खास तौर पर अपने दरबार में जगह दी। 29 संगीतकार और उनमें एक खास बच्चा नाम का कलाकार, ये तो अपने आप में एक मजेदार तस्वीर बनाता है। हाँ, और इसे याद भी इसी तस्वीर से रखा जा सकता है। बस ये सोच लीजिए कि हुमायूं के दरबार में 29 बच्चे गाते थे। अरे वाह! इस एक लाइन में आपको संगीतकारों की संख्या और उस मशहूर कलाकार का नाम दोनों याद रह जाएंगे। ये बढ़िया है। हुमायूं के बाद आते हैं अकबर, जिसके दौर को मुगल सल्तनत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या संगीत के लिहाज से भी ये बात सच थी? बिल्कुल सच थी। अगर बाबर के लिए संगीत निजी सुकून था और हुमायूं के लिए दरबारी शान, तो अकबर के लिए संगीत सल्तनत की मिली जुली तहजीब को गढ़ने का एक औजार था। मतलब वो सिर्फ शौकीन नहीं थे? शौकीन से कहीं ज्यादा, वो एक जिज्ञासु स्टूडेंट भी था। उसने बाकायदा उस्ताद लाल कुलवंत से हिंदुस्तानी गायकी सीखी। ये बहुत बड़ी बात है। एक बादशाह का खुद संगीत सीखना, ये कला को कितना सम्मान देता है। क्या वो कोई साज भी बजाते थे? हाँ, और वो भी कोई नाजुक साज नहीं, बल्कि नगाड़ा। नगाड़ा? जी, एक ऐसा साज जो शक्ति, ऐलान और उत्सव का प्रतीक है। जरा सोच के देखिए वो मंजर। अकबर जब आता था तो नगाड़े बजते थे, और कमाल की बात यह है कि वो उसे बजाने में भी माहिर था। तो ये याद रखना आसान है कि अकबर का साज नगाड़ा था, क्योंकि उसके आने की खबर ही नगाड़े से होती थी। बिल्कुल। अबुल फजल ने अपनी किताब आइन-ए-अकबरी में उस दौर के संगीत का जिक्र किया है। उन्होंने क्या बताया? अबुल फजल बताते हैं कि अकबर के दरबार में 36 आला दर्जे के संगीतकार थे। 36? हाँ, 36। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये दिखाता है कि अकबर ने संगीत को एक संस्था का रूप दे दिया था, जहां अलग अलग तरह की कला को जगह मिली। और 36 के इस आंकड़े को याद रखना भी आसान है। हम अक्सर कहते हैं ना कि किसी में 36 गुण होते हैं। हाँ, कहते हैं। तानसेन, आज भी उनका नाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का दूसरा नाम है। बेशक, तानसेन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक पूरी संस्था थे। वो ग्वालियर से थे और उनका असली नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे? इसे याद रखने का एक खूबसूरत तरीका है, जिसकी तान में ऐसा जादू हो, उसका तन तो राम जैसा ही पवित्र होगा। वाह, रामतनु पांडे जी। और उन्होंने संगीत में क्या खास योगदान दिया? हम सुनते हैं कि उन्होंने ध्रुपद गायकी को नई ऊंचाई दी। ये ध्रुपद क्या है? ध्रुपद उस दौर की सबसे पुरानी और गंभीर गायन शैली थी, जो ज्यादातर मंदिरों में या बहुत संजीदा माहौल में गाई जाती थी। इसमें भक्ति और अनुशासन पर जोर होता था। ओके। तानसेन ने उस ढांचे को तोड़े बिना उसमें इंसानी जज्बातों की गहराई भर दी। उन्होंने उसे और ज्यादा असरदार और दिलकश बना दिया। याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर हम इसे तोड़कर इसका मतलब समझें तो ये बेहद आसान हो जाएगा। अकबर दरअसल तानसेन की कला की तारीफ कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा, तानसेन, तुम्हारा कंठ यानी गला एक आभरण यानी गहना है, और तुम्हारी वाणी में विलास है। कंठ का गहना और वाणी का विलास, कंठाभरण वाणी विलास। अब समझ आया। ये सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि अकबर की संगीत की गहरी समझ का सबूत है। और तानसेन ने कुछ नए राग भी बनाए थे, जैसे मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार। जी, और जब हम कहते हैं कि नया राग बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल नई धुन बना दी।
इसका मतलब है कि उन्होंने सुरों के एक ऐसे नए कॉम्बिनेशन को तैयार किया जो एक खास भाव या मूड पैदा करता था। सही। और इन रागों को याद रखने की ट्रिक उनके नाम में ही है। तानसेन जब मियाँ बनते थे तो कभी तोड़ी खाते, कभी मल्हार गाते और कभी सारंग बजाते थे। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। अकबर के बाद जब जहांगीर का दौर आया तो संगीत की ये विरासत कैसे आगे बढ़ी? जहांगीर तो चित्रकला के बहुत शौकीन माने जाते हैं। जहांगीर के दौर में संगीत और ज्यादा निजी और महफिलों वाला हो गया। अकबर का दरबार जहां एक भव्य मंच था, वहीं जहांगीर की महफिलें ज्यादा दिली हुआ करती थीं। और ये बात उनके संगीतकारों के नामों से ही जाहिर हो जाती है। नाम थे जहांगीर दाद, परवेज दाद, खुर्रम दाद, मक्खू, चतर खां। जहांगीर दाद, परवेज दाद, खुर्रम दाद, इन नामों में दाद शब्द बार बार आ रहा है। बिल्कुल, और यही हमारी याद रखने की ट्रिक है। जहांगीर के दरबार में संगीत इतना शानदार होता था कि बादशाह सबको दाद देता था। वाह! तो उसके खास संगीतकारों के नाम भी दाद से ही जुड़ गए। ये नाम दिखाते हैं कि बादशाह और कलाकारों के बीच एक ज्यादा करीबी रिश्ता था। अब आते हैं ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां पर। उनकी पहचान तो इमारतों से है, लेकिन संगीत में उनकी क्या दिलचस्पी थी? शाहजहां की हर चीज में भव्यता और नफासत थी, चाहे वो इमारतें हों या संगीत। वो खुद एक बहुत अच्छे गायक थे और उनके दौर में ध्रुपद गायकी अपने शिखर पर पहुंची। अच्छा। हाँ, उनके दरबार के सबसे बड़े संगीतकार थे लाल खां। शाहजहां उनकी कला के इतने कायल थे कि उन्होंने लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी, यानी गुणों का सागर। गुण समंदर? ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, और इसे याद रखना भी आसान है। शाहजहां की सबसे मशहूर इमारत कौन सी है? लाल किला। तो ट्रिक है, शाहजहां ने लाल किले में लाल खां को उनके गुणों का समंदर यानी गुण समंदर कहा। एक ही तस्वीर में तीनों चीजें जुड़ गईं। क्या बात है! शाहजहां के दरबार में एक और बड़ा नाम था पंडित जगन्नाथ का। पंडित जगन्नाथ एक महाकवि थे जिनकी रचनाओं में संगीत और कविता का संगम था। उन्होंने संस्कृत में 2 मशहूर किताबें लिखी, रस गंगाधर और गंगा लहरी। दोनों ही नामों में गंगा आती है। बिल्कुल। तो ये याद रखना बहुत आसान है कि पंडित जगन्नाथ ने शाहजहां के लिए गंगा पर 2 रचनाएं की। और अब इस संगीतमय कहानी में आता है सबसे नाटकीय मोड़, औरंगजेब। हम सब ने सुना है कि उन्होंने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। ये कितना सच है? ये सच है। औरंगजेब एक बहुत ही अनुशासन प्रिय और मजहबी तौर पर सख्त बादशाह थे। उन्होंने इस्लामी कानून का हवाला देकर शाही दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतकारों की छुट्टी कर दी। एक मशहूर किस्सा है कि जब संगीतकारों ने दुखी होकर अपने साजों का जनाजा निकाला तो औरंगजेब ने कहा, इसे इतना गहरा दफनाना कि इसकी आवाज फिर कभी सुनाई न दे। ये तो संगीत के उस सुनहरे दौर का अंत लगता है। लगता तो है, लेकिन यहीं पर कहानी में 2 बहुत बड़े विरोधाभास हैं जो औरंगजेब की शख्सियत को और ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। विरोधाभास कैसे? पहला विरोधाभास ये कि जिस औरंगजेब ने दरबार में संगीत बंद करवाया वो खुद वीणा बजाने में उस्ताद था। क्या? ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, वो सार्वजनिक तौर पर संगीत के खिलाफ थे, लेकिन निजी तौर पर वो इस कला से जुड़े हुए थे। तो हमारी ट्रिक यहीं से बनती है। अच्छा। औरंगजेब ने संगीत का जनाजा तो निकलवाया, पर खुद अकेले में वीणा बजाता था। ये उनके निजी विश्वास और शाही जिम्मेदारियों के बीच का टकराव दिखाता है। और दूसरा विरोधाभास क्या था? दूसरा विरोधाभास और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज्यादा किताबें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गईं। ये कैसे हो सकता है? जिस बादशाह ने संगीत पर पाबंदी लगाई, उसी के दौर में संगीत को सबसे ज्यादा लिखा और संजोया गया। शायद कलाकारों और विद्वानों को लगा कि अगर ये कला दरबार से निकल गई तो इसे किताबों में महफूज कर लेना चाहिए। इसी दौर में राग दर्पण नाम की एक मशहूर किताब का भी जिक्र आता है। जी, ये बहुत जरूरी काम था। फकीरुल्लाह नाम के एक विद्वान ने ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर की पुरानी किताब मान कौतूहल का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा राग दर्पण। ओके। इसे याद रखने की ट्रिक भी शानदार है। राजा मान सिंह का मान फकीरुल्लाह ने फारसी दर्पण में दिखाया। मान कौतूहल बन गया राग दर्पण। बहुत बढ़िया। तो ये था मुगल कालीन संगीत का पूरा सफर। बाबर के निजी सुर से शुरू होकर अकबर के दौर में एक संस्था बनकर
और शाहजहां के समय में अपनी भव्यता के शिखर पर पहुंचकर और फिर औरंगजेब के दौर में एक निजी और विरोधाभासी कला के रूप में सिमट जाना। बिल्कुल, ये सिर्फ संगीत का नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की बदलती रूह का भी सफर था। सही बात है। हर बादशाह के साथ संगीत का रंग और मकसद दोनों बदलते गए। तो चलिए एक बार इस पूरे संगीत में सफर के जरूरी पड़ावों को तेजी से दोहरा लेते हैं। बाबर की संगीत में पहचान, जंग का शोर नहीं, संगीत का सुर पसंद था। हुमायूं के दरबार में कितने संगीतकार थे? 29 बच्चे गाते थे। अकबर कौन सा साज बजाने में माहिर थे? नगाड़ा। आईने अकबरी के मुताबिक दरबार में कितने संगीतकार थे? 36 गुण वाले 36 संगीतकार। तानसेन का असली नाम? जिसकी तान में जादू, उसका तन राम जैसा, रामतनु पांडे। और तानसेन का खिताब? कंठ का आभरण, वाणी का विलास, कंठाभरण वाणी विलास। जहांगीर के दरबारी संगीतकारों की खासियत? सबको दाद देते थे। शाहजहां ने लाल खां को क्या उपाधि दी? लाल किले में गुण समंदर। पंडित जगन्नाथ की रचनाएं? गंगा पर लिखी, रस गंगाधर और गंगा लहरी। औरंगजेब सार्वजनिक पाबंदी के बावजूद निजी तौर पर क्या बजाते थे? वीणा। और मान काथोहर का फारसी अनुवाद? मान का फारसी दर्पण यानी राग दर्पण। तो हमने देखा कि मुगल दौर में संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये सियासत, तहजीब और बादशाह की शख्सियत का आईना था। एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि जब औरंगजेब ने दरबारी संगीत को खत्म कर दिया तो क्या संगीत सच में दफन हो गया, या फिर वो दरबारों से निकलकर सूबों और आम लोगों के बीच और ज्यादा मजबूती से फैल गया? शायद ये पाबंदी ही उसके नए फैलाव की वजह बनी। ये सोचने वाली बात है। कला अपना रास्ता खुद बनाई लेती है। इस सब टॉपिक से इतना ही। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो शौर्य, रणनीति और प्रशासन की मिसाल है। हम सिर्फ घटनाओं और तारीखों की एक लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि इस समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक जागीरदार के बेटे ने, मतलब मुगल सल्तनत को चुनौती देने वाला एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। बिल्कुल, हम छत्रपति शिवाजी की कहानी से शुरू करेंगे। उनके प्रशासन की जो अनोखी व्यवस्था थी अष्टप्रधान, उसे समझेंगे। अच्छा। और फिर देखेंगे कि कैसे सत्ता पेशवाओं के हाथ में आई और साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। और हाँ, रास्ते में कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स भी होंगी ताकि जरूरी बातें याद रह जाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिवनेर का किला, साल था 1727, जहां एक बालक का जन्म हुआ और स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर उनका नाम रखा गया शिवाजी। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में एक शक्तिशाली सरदार थे और उनकी मां थी जीजाबाई, जिन्होंने शिवाजी के चरित्र में वो स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना भरी थी। और यहीं से उनकी असाधारण यात्रा की नींव पड़ी। और देखिए, इस साल को 1627 को याद रखने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। अच्छा, क्या है वो? सोचिए, शिवाजी ने 16 साल की उम्र में 27 किले जीतने का सपना देखा। अरे वाह, 16 और 27 बन गया 1627। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि उनकी महत्वाकांक्षा का एक प्रतीक भी है। उनके दो गुरु भी थे जिन्होंने उन्हें घड़ा। एक तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए समर्थ रामदास, और वो राजनीति और युद्ध कला सिखाने के लिए दादाजी कौंडदेव। सही। तो एक किशोर के तौर पर उनका पहला बड़ा कदम क्या था? वो था महज 16 साल की उम्र में 1646 में तोरण का किला जीतना। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, यह बीजापुर सल्तनत को एक खुली चुनौती थी। उन्होंने मानो विजय का तोरण यानी दरवाजा ही खोल दिया था। यहीं से उनके साम्राज्य निर्माण की शुरुआत होती है। लेकिन जो कहानी आज भी लोगों को सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है अफजल खां के साथ उनका मुकाबला। वो क्या था और उसने शिवाजी की छवि को कैसे बदल दिया? वो साल था 1659। बीजापुर सल्तनत ने अपने सबसे खूंखार और विशालकाय सेनापति अफजल खां को भेजा शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। हाँ, अफजल खां ने धोखा देने के लिए शिवाजी को गले मिलने के लिए बुलाया। उसका इरादा था कि वो शिवाजी को अपनी मजबूत पकड़ में कुचलकर मार डाले। लेकिन शिवाजी हमेशा एक कदम आगे की सोचते थे। वो जानते थे कि ये एक जाल हो सकता है। बिल्कुल, वो अपने कपड़ों के नीचे कवच पहनकर गए और हाथ में बघन खे शेर के पंजों जैसा एक गुप्त हथियार छिपा कर ले गए थे। और जैसे ही अफजल खां ने उन पर वार किया, शिवाजी ने बगनखे से उसका पेट चीर दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी,
ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने पूरे दक्कन में ये संदेश दिया कि शिवाजी अजेय हैं, उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। और इस साल को याद रखने का भी एक जुगाड़ है। बताइए। अफजल खां के 5 और 9 59 दाव फेल हो गए, यानी 1659। बहुत बढ़िया। इस जीत के बाद शिवाजी का सामना सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब से हुआ और शिवाजी ने उसे भी चुनौती देने में देर नहीं लगाई। 164 में उन्होंने मुगलों के सबसे अमीर बंदरगाहों में से एक सूरत को लूट लिया। ये तो औरंगजेब के अभिमान पर सीधा हमला था। बिल्कुल। इस लूट ने मराठा सेना को आर्थिक रूप से मजबूत किया और मुगलों को यह दिखा दिया कि अब उन्हें एक नई शक्ति से निपटना होगा। और इसका साल है 1664। हाँ, इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि शिवाजी ने सूरत से 64 पेटियां खजाना लूटा। इस हमले से तिलमिलाए औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल सेनापति आमेर के राजा जयसिंह को भेजा और इसके बाद हुई 1665 की मशहूर पुरंदर की संधि। ये शिवाजी के लिए एक बड़ा झटका था, है ना? हाँ, मतलब ऊपर से तो ऐसे ही लगता है। उन्हें अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। उनके बेटे संभाजी को भी मुगल दरबार में मनसबदार बनाया गया। हाँ, 5000 का। पर देखिए, शिवाजी एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे। उन्होंने इस हार को एक अस्थायी कदम के तौर पर स्वीकार किया ताकि वो अपनी शक्ति फिर से संगठित कर सकें। और फिर आता है भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध पलायन 1666 में, जब शिवाजी आगरा गए औरंगजेब से मिलने, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। बिल्कुल, जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया गया। औरंगजेब सोच रहा था कि उसने पहाड़ी चूहे को पिंजरे में बंद कर लिया है। लेकिन शिवाजी ने एक अविश्वसनीय योजना बनाई। वो और उनके बेटे संभाजी मिठाई और फलों की टोकरियों में छिपकर वहां से भाग निकले। इस घटना ने उन्हें पूरे भारत में एक लोकनायक बना दिया। इसकी भी एक ट्रिक है। आगरा से छक्के 66 छुड़ाकर भागे साल 1666। हाँ, बिल्कुल। इन सब संघर्षों के बाद उन्होंने 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की, जो उनकी सुनकुरबुता का प्रतीक था। और देखिए, शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक शानदार प्रशासक भी थे। उनकी असली ताकत उनके बनाए सिस्टम में थी, जिसे हम अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। मतलब आज का कैबिनेट सिस्टम। एक तरह से हाँ, जिसमें 8 मंत्री होते थे। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पद था पेशवा, जो प्रधानमंत्री की तरह काम करता था। सही। फिर थे अमात्य, जो वित्त मंत्री थे, और इसे अम्मा से याद रख सकते हैं, जैसे घर का हिसाब किताब माँ रखती हैं। बहुत बढ़िया तरीका है। वैसे ही अमात्य राज्य का वित्त संभालते थे। फिर थे वाक्यानिवेश, जो वाक्या यानी दरबार की रोज की घटनाओं को दर्ज करते थे। मतलब गृह मंत्री और खुफिया विभाग के प्रमुख। हाँ, और एक थे सुमंत, जो विदेश मंत्री थे। उनका काम था विदेश में सुमिति बनाए रखना। सेना के प्रमुख को सरे नाबत कहा जाता था। और 2 पद तो नाम से ही साफ हैं, पंडित राव धार्मिक मामलों के लिए और न्यायाधीश न्याय के लिए। ये बहुत ही सुव्यवस्थित प्रणाली थी और इस प्रणाली को चलाने के लिए पैसा चाहिए था, जो उनके राजस्व सिस्टम से आता था। ये मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन शिवाजी ने 2 बहुत मशहूर टैक्स लगाए, चौथ और सरदेशमुखी। तो चौथ एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था कि आप हमें अपनी आय का चौथाई मतलब 1/4 हिस्सा दो और हम आपके राज्य पर हमला नहीं करेंगे। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। ये बाहरी राज्यों से उनकी सुरक्षा की गारंटी के बदले लिया जाता था। लेकिन सरदेशमुखी उससे अलग था। वो कैसे? वो शिवाजी के अधिकार का दावा था। वो खुद को उस पूरे क्षेत्र का सरदेशमुख यानी सबसे बड़ा मुखिया मानते थे और इस अधिकार के बदले वो आय का 10वां हिस्सा 1/10 वसूलते थे। ये एक तरह का सॉवरेनिटी टैक्स था। अच्छा। 1680 में शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने गद्दी संभाली। उनका दौर भी संघर्षों से भरा रहा। संभाजी अपने पिता की तरह ही वीर थे। उन्होंने 9 साल तक औरंगजेब को दक्कन में उलझाए रखा, लेकिन 1689 में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और औरंगजेब ने उनकी बहुत क्रूरता से हत्या करवा दी। हाँ, औरंगजेब को लगा कि संभाजी को मारकर वो मराठाओं का मनोबल तोड़ देगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मराठाओं का संघर्ष और तीव्र हो गया। संभाजी के भाई राजाराम ने नेतृत्व संभाला और मुगलों के खिलाफ एक लंबा युद्ध छेड़ दिया, जिसे मराठा स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी को सुदूर दक्षिण में जिंजी के किले में स्थानांतरित कर दिया ताकि लड़ाई जारी रह सके। और 1700 में राजाराम की मृत्यु के बाद जब लगा कि अब मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा, तब इतिहास के मंच पर एक असाधारण महिला का आगमन हुआ, राजाराम की विधवा रानी ताराबाई।
उन्होंने अपने 4 साल के बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन की बागडोर संभाली। और मुगल सेना के खिलाफ संघर्ष को न केवल जारी रखा बल्कि और भी आक्रामक बना दिया। ताराबाई ने औरंगजेब को अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक दक्कन में ही फंसाए रखा। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने एक नई चाल चली। उन्होंने संभाजी के बेटे शाहू को रिहा कर दिया, जो बचपन से उनके कैदी थे। उनका मकसद था कि शाहू और ताराबाई के बीच सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ जाए। और उनकी चाल कामयाब भी रही। 1707 में शाहू और ताराबाई की सेनाओं के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शाहू की जीत हुई और मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया, शाहू का सतारा और ताराबाई का कोल्हापुर। और यहीं से मराठा इतिहास में एक नया मोड़ आता है, पेशवाओं का उदय। बिल्कुल। शाहू एक कुशल प्रशासक नहीं थे, तो उन्होंने अपना राजकाज अपने एक योग्य मंत्री के हाथों में सौंप दिया, जिन्हें पेशवा कहा जाता था। और पहले शक्तिशाली पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। उन्होंने 1719 में मुगलों से एक ऐसी संधि की जिसे मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया। हाँ, इस संधि के जरिए मुगलों ने शाहू को छत्रपति माना और मराठों को दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। ये तो बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। बहुत बड़ी। और इसे मैग्ना कार्टा की उपाधि इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने दी थी। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे बाजीराव प्रथम पेशवा बने, मतलब बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव। हाँ, वही लड़ाकू पेशवा। और वो इस उपाधि के हकदार भी थे। वो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। कहते हैं उन्होंने 41 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। उनका वो प्रसिद्ध नारा भी था, आओ हम इस पुराने वृक्ष यानी मुगल साम्राज्य के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। और उन्होंने यही किया। उनके समय में मराठा साम्राज्य गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड तक फैल गया। उन्होंने ही मराठा संघ की नींव रखी। हाँ, ये विस्तार के लिए एक शानदार मॉडल था। बाजीराव ने अपने सबसे शक्तिशाली सरदारों को अलग अलग क्षेत्र सौंप दिए। इससे साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी छिपा था। कैसा विरोधाभास? देखिए, इसने विस्तार तो दिया, पर हर सरदार अपने इलाके का एक तरह से स्वतंत्र राजा बन बैठा। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले का नियंत्रण इन पर कम होने लगा। जो व्यवस्था साम्राज्य के शिखर का कारण बनी, वहीं आगे चलकर उसकी कमजोरी भी साबित हुई। बाजीराव प्रथम के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहते हैं, पेशवा बने। उनके समय में 1750 में संगोला की संधि हुई, जिसके बाद तो छत्रपति केवल नाम के शासक रह गए और सारी शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई। और इन्हीं के समय में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर भी पहुंचा और उसने अपनी सबसे बड़ी त्रासदी भी झेली। 14 जनवरी 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध। एक तरफ थे मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध में मराठों की विनाशकारी हार हुई। काशीराज पंडित ने इसका आंखों देखा हाल लिखा है। हाँ, उन्होंने लिखा था, 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें खो गईं और चांदी तांबे की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। कहते हैं कि इस हार की खबर जब पुणे पहुंची तो पेशवा नाना साहब सदमे से उभर नहीं पाए और कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध ने उत्तर भारत में मराठों के विस्तार पर रोक लगा दी और एक ऐसा शक्ति शून्य पैदा किया जिसे भरने के लिए बाद में अंग्रेज आ गया है। चलिए अब कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा क्यों कहता था? उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति के कारण, मतलब छापामार युद्ध। वो अपनी छोटी सेना के साथ अचानक पहाड़ों से हमला करते और वापस छिप जाते थे, जिससे मुगलों की विशाल सेना भी असहाय हो जाती थी। बिल्कुल। और शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वो पहले भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने समुद्र की अहमियत को समझा। उन्होंने कोंकण तट की रक्षा के लिए कोलाबा में एक शक्तिशाली नौसेना बनाई थी। मराठा दस्तावेज किस लिपि में लिखे जाते थे? वो मोडी लिपि में लिखे जाते थे। और इसकी ट्रिक है कि पुराने जमाने में दस्तावेज मोड़ कर रखे जाते थे, तो मोड़ से बना मोडी। अरे वाह। और एक आखिरी चीज, सरंजाबी प्रथा क्या थी? ये बड़े सरदारों को नकद वेतन की जगह सेवा के बदले में भूमि या जागीर देने की प्रथा थी। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब एक संपूर्ण त्वरित पुनरीक्षण कर लेते हैं। जरूर। शिवाजी का जन्म 1627 शिवनेर में, पहली बड़ी जीत 1646 तोरण किला, अफजल खां का वध 1659, मुगलों से पहला बड़ा टकराव सूरत की लूट 1664, पुरंदर की संधि 1665, आगरा से पलायन 1666 और राज्याभिषेक 1674 रायगढ़ में।
प्रशासन की नींव थी अष्टप्रधान यानी 8 मंत्री, राजस्व के लिए चौथ और सरदेशमुखी। शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी थे संभाजी, राजाराम और फिर वीरांगना ताराबाई। और शाहू के समय पेशवाओं का उदय हुआ। हाँ, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा पद को शक्तिशाली बनाया, बाजीराव प्रथम ने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया और मराठा संघ बनाया। और बालाजी बाजीराव के समय संगोला संधि से पेशवा सर्वशक्तिमान बने और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 हुआ। तो हमने देखा कि कैसे मराठा साम्राज्य शिवाजी की दूरदर्शिता से खड़ा हुआ, पेशवाओं के दौर में अपने शिखर पर पहुंचा, लेकिन उसकी अपनी बनावट में ही उसके भविष्य की चुनौतियां भी छिपी हुई थीं। बिल्कुल, ये इतिहास का एक बड़ा सबक है कि जो चीज आपको शिखर पर ले जाती है वही कई बार आपके पतन का कारण भी बन सकती है।